तो हम चलते हैं। खुद ही मेरे गले की बैंड बज गई है इतनी उसमें। चला दे, मौसम भी ऐसा हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले, गुड आफ्टरनून। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड आफ्टरनून, हैप्पी डॉक्टर्स डे। बहुत शानदार बेटा आप लोगों को भी, और बहुत बहुत बधाइयां वर्ल्ड कप जीतने के लिए। वी आर द चैंपियंस। आपको भी बहुत बधाई हो, हमें भी बहुत खुशी है इस बात की, और मैं चाह रही हूं कि ऐसे चैंपियंस आप भी बेटा नीट एग्जाम में बने, और या तो आप जीवन में, मैं तो कहूंगी कि आपको चैंपियन बनना चाहिए। इस वर्ल्ड कप से एक लर्निंग है हमारी। क्या क्या सीखा आपने बेटा? थोड़ा सा ये बातें आपको बता दें और फिर बेटा शुरू करते हैं। तो क्या सीखने को मिलता है बेटा, है ना? हम बहुत सालों से T20 वर्ल्ड कप तो हमने आई गेस 17 ईयर्स बाद जीता है, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। उस जर्नी से आपको क्या सीखने को मिलता है? मुझे ये लगता है कि हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं बेटा, और जब डाउन्स आते हैं तो बहुत दुख होता है, डाउन्स आते हैं तो बहुत ज्यादा खराब लगता है, डिमोटिवेशन होती है, हताशा होती है। और बेटा हम सबको, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो भी हमें डिमोटिवेट करते हैं, है ना? वो हमें और बेटा मतलब ऐसी निगाहों से देखते हैं तो हमें और बुरा फील करवाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, है ना? तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जब डाउन्स आते हैं तो वो वक्त होता है बेटा अपने आप को सबसे ज्यादा संभालने का। जब आप ऊपर होते हैं तब भी आपको बेटा हमेशा ग्राउंडेड होना चाहिए। मैं तो ये मानती हूं, जो लोग कभी कोई एक दो चीजें आपके जीवन में हो जाए और आप हवा में उड़ने लग जाएं, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपके लाइफ का लो फेज होता है, उस वक्त में अपने आप को संभालना बेहद जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और एक चीज जो आपको हमेशा जीवन में आगे बढ़ाएगी वो है बेटा कभी होप नहीं हारना, और हमेशा अपने जो भी गोल्स हैं उसके प्रति काम करते जाना, है ना? कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करते जाने से बेटा देखो खुशी होने का आपको आगे भी जीवन में बहुत मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए, कंसिस्टेंट हार्डवर्क वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और जिस वक्त आपको लगे कि अब सब खत्म हो चुका है और अब मैं पता नहीं क्या करूंगा और मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, उस वक्त हमेशा ये सोचना है कि यार पिछली बार भी जब मेरे को ऐसा लगा था कि इस बार कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं वहां से उठा और मैंने कुछ बेहतर करके दिखाया। ठीक है, तो ये चीज बेटा आप लोगों के मन में होनी चाहिए, और मैंने भी उससे बेटा यही सीख ली है। इनफैक्ट मैं अपने जीवन में हमेशा ये चीज सोचती हूँ। आपको पता है मैं भी बहुत जल्दी बेटा, हम इंसान है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, और मैं भी बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ। लेकिन फिर मैं अल्टीमेटली यही सोचती हूँ कि यार देखो ये वक्त गुजर जाएगा, और जितना मैं इसको लेके बहुत परेशान हो रही हूँ और बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ, आगे जाके ये ठीक हो जाता है। तो मैं अपने आप को हमेशा ये समझाती रहती हूँ, और वही चीज मुझे बेटा आगे बढ़ने में हमेशा हेल्प करती है। आई होप बेटा आप लोग भी इस चीज को अपने जीवन में बेटा अप्लाई करेंगे। और आज हमारे लिए है बहुत ही खुशी का दिन। क्यों है खुशी का दिन बच्चों? क्योंकि आज होने वाला है फाइनली बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की समाप्ति। बट आप सबके बहुत ही प्यारे कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको इस चैप्टर में भी बहुत मजा आया। तो मैं ये आशा करती हूं कि आगे आने वाला जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है उसमें तो आपको बेटा और 4 गुना और 10 गुना मजा आने वाला है। और इसी बात के साथ में बेटा हम सबसे पहले समाप्ति एक्सप्रेस शुरू करेंगे। इस सैटरडे मैंने आपकी क्लास इसीलिए नहीं ली थी, मैंने एक वॉइस मैसेज पिन करवाया था क्योंकि आपकी कुछ क्लासेस लगी थी जो शायद सैटरडेज होती नहीं है, तो मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाह रही थी। हमारी कोई ऐसी बेटा ट्रेन और फ्लाइट छूट भी नहीं रही है ना? तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जब क्लास लगे आपको क्लास करनी है, जब ना लगे तो पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो समाप्ति एक्सप्रेस से शुरू करेंगे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। मैम आपको ठंड लगी है क्या? यस, मेरा गला बहुत ही खराब हो रखा है, बट बेटा
हमारा लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है। और आज बेटा हमें क्या करना है मैं पहले आपको बता दूं, हमें आज करना है रिप्रोडक्शन कॉकरोच का खत्म। तो फटाफट से करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो टाइम तो लेगा लेकिन फटाफट से वो करेंगे। एनसीईआरटी कैटलिस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर तपस्या सीरीज करेंगे। मुझे नहीं पता तपस्या के कितने क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ साथ में जल्दी कर पाते हो। तपस्या सीरीज में क्या है, बेसिकली हमें पीवाईक्यूज भी करने हैं पिछले 5-6 साल के, प्लस बेटा हमें नीट पैटर्न बिल्कुल पूरे हर एक टॉपिक से, एनिमल टिश्यू के, फ्रॉग के, कॉकरोच के, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनाया हुआ है, जिसमें आप फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करोगे, फिर से असर्शन रीजन करोगे, फिलिंग द ब्लैंक्स करोगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करोगे, एमसीक्यूज करोगे। तो सारी वो तपस्या सीरीज में बेटा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा। और बेटा इसी बात के साथ में अब पीडीएफ में आपको क्लास खत्म होने के बाद प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और कोई भी पीडीएफ बेटा क्लास से पहले प्रोवाइड नहीं आपके लिए होगी, क्योंकि आप नहीं तो फिर बेटा उसके आंसर्स ढूंढ लोगे। आपको क्लास पहले मेरे साथ करना है तभी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम आपकी पीडीएफ हमें पहले से प्रोवाइड कर दो। पहले से प्रोवाइड करने से बेटा फिर आप नकल कर लेते हो, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, शुरू करें विद फुल जोश एंड फुल एनर्जी। बेटा लेक्चर को शुरू करते हैं। आज आपके 3:30 बजे से भी एक क्लास लगी हुई है, तो हम बहुत ज्यादा एक्सटेंड तो नहीं कर पाएंगे। तपस्या के क्वेश्चंस हमें नहीं नोट करने बेटा, हमें कोई क्वेश्चंस नोट नहीं करने हैं। मैं एनसीईआरटी कैटलिस्ट के पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस भी आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगी। मैं आपको तपस्या भी अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। आप क्वेश्चंस मत लिखिए, आप बस पढ़ाई करिए। शुरू करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा कॉकरोच का पढ़ा था हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां हमने पढ़ा कि 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स बॉडी के लेटरल साइड पे होती है। वहां से बेटा बॉडी के अंदर एयर आती है और स्पाइरिकल से कनेक्टेड होते हैं मैम। क्या स्पाइरिकल से कनेक्टेड होती है एक लंबी सी ट्यूब जिसे बोलते हैं मैम ट्रेकिया, और ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड कर जाती है इनटू ट्रेकियोल्स, और ट्रेकियोल्स होते हैं इन कांटेक्ट विद द टिश्यूज। मैम स्पाइरिकल्स जो होते हैं, स्पाइरिकल्स के अंदर होते हैं दरवाजे, जिन्हें बोला जाता है स्फिंक्टर्स, जो उसको रेगुलेट कर रही होती है। मैम इसी स्पाइरिकल से एयर ट्रेकिया में आया, ट्रेकिया से गया बेटा ट्रेकियोल में, और ट्रेकियोल से मिल जाता है ये किसको, टिश्यूज को, बाय सिंपल डिफ्यूजन। सही है बात। फिर हमने बात की थी बेटा इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। हमने कहा कि इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है ब्लड वेजल्स नहीं होते, ब्लड वेजल्स तो होते हैं बट बाउंडेड बाय कैपिलरी नहीं होते। बहुत वेल डेवलप्ड बेटा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता, बहुत वेल डेवलप्ड ब्लड वेजल्स भी नहीं होते, पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेजल्स होते हैं। और सबसे पहले हमने बात की थी कि कॉकरोच के पास होता है सर्कुलेटरी या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हार्ट के साथ होता है ब्लड कहलाता है हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी की कैविटीज में, ओपन स्पेसेस में, जिन्हें बोला जाता है साइनसेस या बोला जाता है हीमोसील। और इसके अलावा इनकी एक इकलौती ब्लड वेजल आपने पढ़ी जिसे बोला जाता है एंटीरियर अयोर्टा। जब मैं इनके हार्ट की बात करूं तो इनका हार्ट अपने जैसा नहीं है, हमारा वेंट्रल है तो इनका डॉर्सल है, अपना 4 चेंबर है, इनका 13 चेंबर है, फनल जैसा होता है, और इनके बेटा मिड डॉर्सल लाइन पे प्रेजेंट होता है। आपने इस तरीके से इसके हार्ट के ऐसे चेंबर्स बनाए थे ना बेटा, और हार्ट का चेंबर मिड डॉर्सल लाइन पे है, और हार्ट के चेंबर्स के अंदर ब्लड किसके थ्रू एंटर करता है, इसके साइड में ओपनिंग होती है लेटरल साइड पे, जिसे बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया से बेटा इनका जो ब्लड है, जिसे आप हीमोलिम्फ बोलते हैं, जो कलरलेस होता है, वो इनके हार्ट में एंटर करता है। पीछे से आगे की दिशा में ये हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, और बेटा फर्स्ट चेंबर से कनेक्टेड होता है एंटीरियर अयोर्टा। एंटीरियर अयोर्टा इस ब्लड को सर वाले साइनस में डंप कर देता है। सर वाले साइनस को बोला जाता है सिफेलिक साइनस। तो यहां से ब्लड की पंपिंग इस डायरेक्शन में हुई, सिफेलिक साइनस में गई। फिर बेटा सिफेलिक साइनस से ये रेस्ट ऑफ द बॉडी के भी साइनसेस में, यानी कि बॉडी के स्पेसेस में फिर से आ जाती है, और फिर से बॉडी में हीमोसील से बेटा वापस से ये हार्ट के अंदर मूव करती है, और ये चक्र चलता रहता है। साइनस से हार्ट के अंदर, हार्ट से साइनसेस, साइनसेस से हार्ट से साइनसेस, ये मूव करता रहता है। ब्लड इज कलरलेस, ब्लड हैज हीमोसाइट्स यानी कि ब्लड सेल, एंड इट हैज कलरलेस प्लाज्मा। सो बेसिकली दे डोंट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसीलिए इनके हीमोलिम्फ का कोई रोल नहीं होता इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर मैंने बात की थी बेटा
कॉकरोच के केस में इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, बट इसके अलावा यूरिकोस ग्लैंड, नेफ्रोसाइट्स, फैट बॉडीज भी इनके पास एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूरिकोस ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ बेटा मेल्स में पाए जाते हैं, मेल्स में पाए जाते हैं। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स मैंने आपसे कहा था, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल मैंने आपसे कहा था इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल में जो एपिथेलियम होती है या सेल्स होते हैं वो होते हैं सिलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर, सिलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर, और इसके चारों ओर आपने पढ़ा था बेटा क्या होता है, हीमोलिम्फ, और इसी हीमोलिम्फ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेटा प्रेजेंट होता है एज पोटेशियम यूरेट, और बेटा वही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेटा जब यहां पे आता है मैल्फिगियन ट्यूब्यूल के अंदर, जो कि होते हैं 100 से 150 येलोइश स्ट्रक्चर एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, तो उस बेटा पोटेशियम यूरेट का कन्वर्जन होता है यूरिक एसिड के अंदर, जिसे आप एलिमिनेट करते हो थ्रू हाइंडगट, और इसीलिए बेटा यूरिक एसिड वाले एनिमल्स को बोला जाता है यूरिकोटेलिक एनिमल्स। फिर हमने क्या बात की थी बेटा, फिर हमने बात किया कि मैम इनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिनमें एनल सर्काई आता है, एंटीने आते हैं, लेबियल पैल्प्स आते हैं, मैक्सिलरी पैल्प्स आते हैं, लेकिन जिनका वर्णन बहुत अच्छी तरीके से किया गया था वो थे बेटा इनके कंपाउंड आइज। याद आ रहा है, कंपाउंड आइज डोर्सोलेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, अपने जैसा इमेज ये नहीं देख पाते बेटा, इनके कंपाउंड आइज में एक कंपाउंड आई के अंदर होते हैं 2000 हेक्सागनल स्ट्रक्चर, हेक्सागन के फॉर्म में, जिन्हें बोला जाता है ओमैटिडिया या ओमैटिडियम। और ये ओमैटिडियम जो होती है ना मैम, एक एक ओमैटिडियम एक एक पार्ट को देख पाती है, तो ये टुकड़े और टुकड़े करके बेटा कंप्लीट इमेज को बनाते हैं बिट्स एंड पीसेस में, और इस तरीके से टुकड़े टुकड़े जोड़कर जब एक इमेज बनती है इसे मोजाइक विजन बोलते हैं, जो बहुत ही कॉमन होता है नॉक्टर्नल एनिमल्स में, जो रात में देखते हैं, नॉक्टर्नल विजन रखते हैं, जिनका सेंसिटिविटी तो बढ़िया होता है, बट दो ऑब्जेक्ट को क्लियर करके उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना यानी कि रेजोल्यूशन इनका होता है पुअर। समझ में आ गई बेटा बात। फिर हमने बात की थी बेटा इनके नर्वस सिस्टम की, और हमने कहा था देखो यार इनका नर्वस सिस्टम में जो फीचर्स आप पढ़ोगे वो कॉर्डेटा के कंपैरिजन में बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा पहली बात तो कि मैम इनके नर्वस सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट इनके बेली वाले एरिया में या वेंट्रल वाले एरिया में लोकेटेड होता है। हमारा डॉर्सल साइड पे हम पढ़ते हैं नर्व कॉर्ड, हमने इनके बारे में पढ़ा कि मैम हमने एक डायग्राम देखा था, हमने एक डायग्राम में देखा कि यार ऐसा सा कॉकरोच बेटा हमने बनाया था, और हमने कहा कि इस कॉकरोच का मैम वेंट्रल साइड पे डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड था। हमारे पास बेटा था क्या, हमारे पास सिंगल नर्व कॉर्ड होती है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है और हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। इनके पास डबल वेंट्रल एंड सॉलिड, और ये गैंग्लियोनेटेड होते हैं, मतलब इनके ऊपर गैंग्लियंस आपने पढ़े थे, 3 थोरैसिक गैंग्लियन और बेटा 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन आपने पढ़े थे। मैंने यहाँ ईसोफेगस बनाया था और मैंने कहा था ईसोफेगस के ऊपर भी इनका एक गैंग्लियन होता है जो इनके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, द ब्रेन ऑफ द कॉकरोच, और ये गैंग्लियन होता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, जो इनके सिर्फ हेड रीजन तक बेटा कंट्रोल रखता है, इनके एंटीना को, इनके कंपाउंड आइज को, इनके सब माउथ पार्ट्स को। मेजर कंट्रोल इनके ब्रेन यानी कि सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के पास नहीं होता, जो ईसोफेगस के ऊपर है। ईसोफेगस के नीचे भी बेटा एक गैंग्लियन तुमने बनाई थी, जिसे बोला था तुमने सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, और ये दोनों भी कनेक्टेड थे क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है ना, और ये सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से ही तो बेटा ये नर्व कॉर्ड निकलती है, बेसिकली सारा कनेक्टेड है। पर मैम ब्रेन से ज्यादातर कंट्रोल नहीं है, मैक्सिमम कंट्रोल इन सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन से होता है, जिनसे निकलती है नर्व्स जो बॉडी के मेजर पार्ट्स को कंट्रोल करती है। और इसी कारण से बेटा हम कहते हैं कि कॉकरोच में जो सर को अगर हम काट दें, एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मैम मैंने काटा था उसका सर, मैंने उसे डब्बे में बंद करके रखा था मैम, 2 दिन तक जिंदा था। बेटा ऐसा काम मत करो यार, क्यों टॉर्चर कर रहे हो भाई, मत करो, ठीक है। अगर तुम उसकी गर्दन को काट दोगे तो वो बेटा सर्वाइव कर सकता है 1 वीक तक के लिए भी, क्योंकि मेजर कंट्रोल उसके वेंट्रल पार्ट पे है। तो किसी को बेमतलब का क्यों ही टॉर्चर करना बेटा, ठीक है। अभी आप अगर एक्चुअल में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे तो आपको करना पड़ेगा, आप लैब्स में आगे जाओगे, रिसर्च लैब में जाओगे, क्या पता कितने सारे लोग तुम में से रिसर्च करेंगे आगे, तो तब तो करना पड़ता है, वैलिड है, बट अभी मत करो यार, ठीक है। क्विक रिवीजन हो गया है, डन 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 डन, गिव मी अ थम्स अप, यस एवरीवन। क्या हम शुरू करें फिर बेटा आज का
फटाफट से बेटा आपने मेरे साथ में ना, जब हम एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं चाहती हूं आप लोग बेटा जल्दी 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 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है, स्पेशली तपस्या सीरीज के। उसमें मैं चाहूंगी कि आपका फोकस बहुत बढ़िया रहे। कॉकरोच का बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं बेटा क्या करती हूं ना, कंपेयर करके पढ़ाती हूं। आपको याद होगा कि हमने अभी फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था और आपको कितना आसान लगा था जब आपने कंपेयर करके पढ़ा। जब आप बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं ना कॉकरोच के भी, तो भी आप कंपेयर करके पढ़िए, क्योंकि 3-4 पार्ट्स तो बेटा आपको ना कंपैरिजन करके पढ़ने में ना बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही रखिए। आपको कम से कम बेटा मतलब 1.5 पेज तो लगेंगे ही, क्योंकि आप आधे पेज में तो डायग्राम ही बनाओगे। तो आप अगर आधे पेज का स्पेस बचा हुआ है, आप वहां से चालू कर लो। नए पेज में स्पेस है तो नए पेज से चालू कर लो। इसकी टेंशन मत लो कि मैम आधा पेज है, करे या ना करे। जहां जितना स्पेस है बेटा वहां से शुरू कर लो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच विल बी योर हेडिंग। और हम बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ने जा रहे हैं, और मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंपेयर करके आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। हेडिंग डाल रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड आई प्रॉमिस यू, आपको ये वाला सिस्टम खास करके बच्चों को बहुत ही पता नहीं कंफ्यूजिंग लगता है, पर आज के बाद आपको नहीं लगेगा अगर आप बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे। और आप बेटा समझते जाना, मेल और फीमेल को कंपेयर करते जाएंगे, आपको मैक्सिमम चीजें यहीं पे लर्न हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो हम बेटा लेफ्ट साइड में लिखते हैं कि मैम यहां पे हम बात करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले डायग्राम, अब देखो बेटा मेरे पास तो क्या है ना कि बोर्ड में इतना ही स्पेस है। तुम आधे पेज का स्पेस हिसाब से लो कि आधे पेज में तुम्हारा डायग्राम बनेगा, और आधे पेज के नीचे से पॉइंट वाइज बेटा उनके बारे में लिखते जाना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ये आप मान के चलो ये हाफ पेज है आपके लिए, तो हाफ पेज में तो डायग्राम बनेगा, तो इसी टेबल में हाफ पेज के आगे से हम पॉइंट्स भी लिखते जाएंगे, क्योंकि हम एक एक बेटा पार्ट्स को बनाएंगे और एक एक पार्ट्स के बारे में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरा बना लेंगे फिर लिखेंगे, नहीं, एक एक पार्ट बनाएंगे और एक एक पार्ट लिखेंगे। तो जैसे ये हम पूरा यहाँ पे डायग्राम ही बनाएंगे, और अगला जो ये वाला पेज होगा यहां से मैं पॉइंट वाइज जो जो पार्ट्स आपको बनाती जाऊंगी वो पार्ट्स में लिखते जाऊंगी। समझ में आ गया? यस, ठीक है ना। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले बेटा हम बनाने वाले हैं क्या, हम समझने वाले हैं इनके पार्ट्स को। और सबसे पहला पार्ट जो बेटा कहीं पे भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस होता है वो पार्ट होता है जहां से गैमीट बनते हैं। गैमीट का क्या मतलब है? गैमीट का मतलब है, जब मैं मेल्स की बात कर रही हूं वो होंगे स्पर्म्स, और जब मैं फीमेल की बात करूंगी तो वो होगा एग या फिर होगा ओवा। तो यार अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो मेल बेटा लेफ्ट और राइट में थोड़ा थोड़ा स्पेस रखना लेबलिंग करने के लिए, ठीक है। देखो, अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं मैम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? मैम गैमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर होगा आपका टेस्टिस, है ना मैम। टेस्टिस में गैमीट बन रहे होंगे, बिल्कुल सही। तो अगर मैं टेस्टिस को बेटा यहां बनाना चाहूं तो देखो, आप बनाओ मेरे साथ साथ में, और मैं आपसे देखो पूछूं अगर कि बेटा डायग्राम देख के मुझे ना जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूं आपसे वो मुझे डायग्राम देख के आंसर देना। ये मैं बनाने जा रही हूं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो वाला हिस्सा जहां इनके बनते हैं बेटा क्या, जहां इनके बनते हैं गैमीट, यानी कि स्पर्म। ये है स्पर्म बनने वाला पार्ट। अगर आप इसको देखें तो आपको क्या लग रहा है बेटा, ये मैंने टेस्टिस बनाए हैं, ये मैंने टेस्टिस बनाए हैं। आपको क्या लगता है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि इनके पास कितने टेस्टिस हैं? कितने पेयर या फिर कितने पेयर या फिर कितने? आपको डायग्राम देख के क्या लग रहा है, एक बार मुझे ये बताइए। आपको डायग्राम देख के क्या लग रहा है, आप मुझे पहले ये बताइए। दिस इज देयर टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस की जो पोजीशन होती है बेटा, वो पोजीशन होती है, ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉकरोच में सेगमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। सेगमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो इनके बेटा 4th, 5th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस लोकेटेड होते हैं। अब देखो, जो पहली बार पढ़ रहा है उससे मुझे उम्मीद है कि आप मुझे यही आंसर देंगे कि मैम डायग्राम देख के हमें लग रहा है 3 पेयर,
बट एक्चुअल में 3 पेयर नहीं होता, एक्चुअल में होता है 1 पेयर। इनका टेस्टिस होता है 1 पेयर, बट मैम डायग्राम देख के लग रहा है 3 पेयर है, बट एक्चुअल में 3 पेयर नहीं है बेटा। ये एक टेस्टिस है, ये दूसरा टेस्टिस है। एक ही टेस्टिस के 3 लोब्स हैं बेटा, और ये वाले टेस्टिस के भी 3 लोब्स हैं बेटा, जिस कारण से ऐसा लगता है कि 3 पेयर ऑफ टेस्टिस है, बट 3 पेयर नहीं है बेटा। देयर इज ओनली 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, बट एनसीईआरटी कहती है ईच टेस्टिस इज ट्राइलोब्यूलर, यानी कि एक टेस्टिस में होते हैं 3 लोब्स। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? मैम टेस्टिस की लोकेशन भी आपने बता दी, कहां लोकेशन बताइए आपने? मैम 4th, 5th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पर, 4th, 5th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। मैम टेस्टिस का फंक्शन भी आपने बता दिया। टेस्टिस का फंक्शन होगा बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन में। बस बेटा आपको टेस्टिस के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसकी लोकेशन, इसका फंक्शन, और बेटा इसके बारे में कि 1 पेयर होती है और हर एक जो होती है वो ट्राइलोब्यूलर होती है। दैट्स इट। मैम जिस तरीके से आप मेल में बता रहे हो कि गैमीट बनाने के लिए इनके पास होते हैं टेस्टिस, तो फीमेल में मैम गैमीट बनाने के लिए क्या होगा? फीमेल में बेटा गैमीट को बनाने के लिए होगी ओवरी। ऑब्वियस सी बात है मैम, ओवरी होगी। मेल में है टेस्टिस, तो फीमेल में क्या होगी? फीमेल में होगी ओवरी। ठीक है मैम। मैम ओवरी बना के बताओ। अब बेटा ओवरी को अगर आप देखोगे तो ओवरी की शक्ल कुछ ऐसी दिखती है, ओवरी की शक्ल कुछ ऐसी दिखती है। ये हम बनाने जा रहे हैं ओवरी। ये ग्रीन कलर से, ठीक है। ये हमने बना दी बेटा ओवरी। ओवरी की लोकेशन जरा देखते हैं। ओवरी की लोकेशन होती है बेटा 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। कंपेयर करते जाना बेटा। जैसे हमने टेस्टिस की लोकेशन बोली 4th, 5th, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में, वैसे ओवरी की लोकेशन क्या होती है? 2 से लेके 6, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6। नंबर 1 टेस्टिस का फंक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन। ओवरी का फंक्शन oogenesis, यानी कि ओवा का फंक्शन, ओवा का फॉर्मेशन। ओवा का फॉर्मेशन ओवरी, और मैम स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस। समझ में आ रही है बात? टेस्टिस होता है 1 पेयर, ईच टेस्टिस इज ट्राइलोब्यूलर। ओवरी होती है 1 पेयर, बट ईच ओवरी इज मेड अप ऑफ बेटा सम स्मॉल यूनिट्स। अगर आप देखोगे एक ओवरी मैम फर्दर ओवेरियोल्स की बनी होती है। ये जो आप बेटा इस नीचे जो डायग्राम बना रही हूं ये बनाना मत। जैसे आप एक ओवरी को देखोगे ना बेटा, तो ऐसी मैं ना लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स बना रही हूं कुछ इस तरीके की। तो ये एक एक जो स्ट्रक्चर है, एक एक जो इंडिविजुअल यूनिट है बेटा, इसे बोला जाता है ओवेरियोल। तो एक ओवरी के अंदर इस तरीके के जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं बेटा, उन्हें बोला जाता है ओवेरियोल। एक ओवरी में होते हैं ऐसे बेटा 8 ओवेरियोल, तो दूसरी वाली में भी होते हैं 8 ओवेरियोल। ये ओवेरियोल क्या करते हैं अभी मैं आगे बताऊंगी, बट आपको टेस्टिस और ओवरी में कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? टेस्टिस और ओवरी में कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? यस एवरीवन, ठीक है। तो बेटा ये वाली बात हमने बनाई। आधे पेज का स्पेस बेटा आप छोड़ दो, और फिर बेटा आप यहां से लिखना स्टार्ट करो। थोड़ा सा स्पेस अगर बच भी जाए तो कोई लोड नहीं है, लिखना आप यहां से स्टार्ट करो। तो मैम सबसे पहले आपने टेस्टिस के बारे में और ओवरी के बारे में बताया, तो हम सबसे पहले उसी के बारे में लिखेंगे। यहां लिखते हैं टेस्टिस और यहां लिखते हैं बेटा ओवरी। अभी आप कंपेयर करके पढ़ो, ठीक है। टेस्टिस और यहां लिखते हैं ओवरी। मैम आपने बताया दिस इज बेटा लोकेशन, इसके बारे में हम कह रहे हैं, लोकेशन हम कह रहे हैं 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ऑब्वियस ही बात है एब्डोमिनल सेगमेंट ही होगा, थोरैसिक तो नहीं होगा ना यार, क्योंकि थोरैक्स में तो 3 ही सेगमेंट है भाई। तो ये तो अंडरस्टूड है कि एब्डोमिनल सेगमेंट ही होगा यार, है ना। इसकी लोकेशन मैम आपने क्या बताई? इसकी लोकेशन मैम आपने बताई 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। इसकी लोकेशन मैम आपने क्या बताई? 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। मैम यहां पे आपने बताया फॉर्म्स, स्पर्म्स, यहां पे हम लिखेंगे फॉर्म्स एग, जिसको हम ओवा भी बोल सकते हैं, एग
या फिर बेटा ओवा भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। यहां पे बेटा मैंने क्या बोला, दिस इज वन पेयर, और मैंने साथ में ये भी बोला ईच टेस्टिस इज ट्राइलोब्यूलर, यानी कि 3 लोब्स इन ईच टेस्टिस। मैम यहां आपने बोला वन पेयर, और यहां आपने बोला ईच ओवरी इज मेड ऑफ 8 ओवैरियोल। अब बेटा मैं थोड़ा सा ना ओवैरियोल के बारे में आपको बताना चाहूंगी, हल्का सा, छोटा सा। अगर आप इन ओवैरियोल को बेटा ध्यान से देखोगे ना, जैसे ये ओवैरियोल है, एक ओवरी के अंदर बेटा 8 ओवैरियोल होते हैं। अगर आप ओवैरियोल को देखोगे ध्यान से, तो ओवैरियोल के अंदर ना एग्स प्रेजेंट होती है, चेन ऑफ ओवा ऐसे बोलते हैं। अगर आप ओवा का डेवलपमेंटल स्टेज देखोगे तो यहां पे इस तरीके से बेटा लाइन में ओवा, जैसे आप बेटा हमारे, अब समझना मेरी बात बेटा, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। ऐसा एनसीईआरटी में कोई डायग्राम नहीं बनाया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी कहती जरूर है कि चेन ऑफ एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवैरियोल। आप ह्यूमन के बेटा oogenesis के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे अपना भी बेटा कैसे डेवलपमेंट होती है, एक अंडा कैसे बनता है ह्यूमंस में, मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूं। तो आप पढ़ोगे कि यार एक स्टेज होती है मैम ऊगोनिया से बनता है प्राइमरी ऊसाइट से बनते हैं सेकेंडरी ऊसाइट से बनता है मैम ओवम। तो इस तरीके का एक प्रोसेस है बेटा, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो यहां पे भी जो एक ओवा बनता है वो भी बेटा अलग अलग स्टेजेस के थ्रू गुजरेगा ना। पहले एक स्टेज होगी, उससे अगली स्टेज बनेगी, फिर उससे अगली स्टेज बनेगी, तो उससे अगली स्टेज बनेगी, तब जाके तो बेटा एक ओवा बनेगा। तो यहां पे ओवैरियोल के अंदर आपको अलग अलग डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज में आपको ये एग नजर आएगी, और इसीलिए आपको चेन के फॉर्म में एक एक ओवैरियोल के अंदर ये अलग अलग बेटा डेवलपमेंटल स्टेजेस है, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस है। लेकिन याद रखिए एनसीईआरटी कहती है एक ओवैरियोल से एक ही एग बन सकता है, दूसरे ओवैरियोल से दूसरा एग बनेगा, तीसरे ओवैरियोल से तीसरा एग बनेगा। तो ये जो मैम आपने पिंक कलर के डॉट्स दिखा रखे हैं, ये एक ही बेटा ओवा के डेवलपमेंटल अलग अलग स्टेजेस मैंने दिखा रखे हैं, बट एक ओवैरियोल से हमेशा एक ही मैच्योर एग बन रहा है। तो टोटल एक ओवरी से बनेगा बेटा 8 अंडे, और दूसरे वाले ओवरी से बनेंगे 8 अंडे। समझ में आया? यस एवरीवन, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो मैं ये यहां पे कहना चाह रही हूं कि इन वन ओवैरियोल ओनली वन एग फ्रॉम वन ओवैरियोल, इन नहीं फ्रॉम लिखना चाहिए यहां। एक बारी में एक ओवैरियोल से फ्रॉम वन ओवैरियोल वन एग फॉर्म्ड। ये आपने क्या दिखा रखा है, डिफरेंट मैच्योरेशन स्टेजेस ऑफ एन ओवा। समझ में आ गई बेटा बात? यस। यानी कि मैम एक ओवैरियोल से एक अंडा बना, तो मैम टोटल हमारे पास 8 ओवैरियोल है, विच मीन्स 8 ओवैरियोल से हमारे पास 8 एग, और मैम दूसरे वाले के भी 8 ओवैरियोल से 8 एग। यस एवरीवन, थम्स अप दे दो। यानी कि इन टोटल हमारे पास 16 एग्स बन सकते हैं मैम एक बारी में अंदर। यस एवरीवन, यहां तक मैम हमें समझ में आ गया कि ओवरी के अंदर ओवा बन रही है, ये नोट कर लो, और मैम स्पर्म्स बन रहे हैं हमारे टेस्टिस के अंदर। अब मैम ह्यूमन बॉडी से भी कंपेयर कर सकते हो, स्पर्म बन गया तो बन के बेटा वहीं पे बैठा रहेगा क्या? तो मैम रिप्रोडक्शन हो जाएगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करना है तो अल्टीमेटली बेटा देखो, चाहे बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, चाहे बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो, कुछ भी हो,
जिस जगह पे गैमीट बने आगे बेटा उनको कैरी करने के लिए भी डक्ट्स होनी चाहिए, जो उन गैमीट को वहां से बेटा आगे उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाए। तो बेटा जी जब टेस्टिस में आपके स्पर्म्स बने तो वहां से उनको बेटा ट्रैवल करवाने के लिए, वहां से उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेल्स के केस में हर एक टेस्टिस से एक डक्ट निकलती है जिसे बोलते हैं वास डिफरेंस। बिल्कुल उसी प्रकार से फीमेल में भी जब ओवरी के अंदर ओवा बन जाते हैं, एग बन जाते हैं, तो उनको वहां से ट्रैवल करके निकालने के लिए फीमेल में होती है बेटा ओविडक्ट। ओविडक्ट समझ में आ रही है बेटा बात? यस। तो यही डायग्राम में हम पहले बनाएंगे फिर यहां पे लिखेंगे। मैम आपने ये बोला कि मेल्स के केस में टेस्टिस से बेटा ये क्या निकले, बेटा पेंसिल से प्लीज बनाइएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में अगर थोड़ा मिटा लूं तो मेरे पास स्कोप है, आपके पास स्कोप नहीं है, तो पेन से बनाएंगे तो फिर मिटेगा नहीं यार। ये बेटा मैंने क्या दिखाए हैं, ये मैंने दिखाए हैं बेटा वो वाले डक्ट जो आपको कहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं बेटा, जो आपको टेस्टिस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको टेस्टिस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो स्पर्म को कैरी करेंगे। क्या नाम है मैम इंडक्ट का? इंडक्ट का नाम है मैम, इंडक्ट का नाम है मैम वास डिफरेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे वास डिफरेंस का काम क्या है, तो वास डिफरेंस का काम है मैम टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स, टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। उसी प्रकार से यहां फीमेल में मैम ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैमीट को ये वाली डक्ट निकलती है। इसको मैंने पहले ही फ्यूज कर दिया है, बट इस तरीके ये फ्यूज हो जाती है क्योंकि दोनों, तो ये मैंने निकाली है बेटा यहां से एक ओविडक्ट, ये मैंने निकाली है यहां से ओविडक्ट, और दोनों फ्यूज हो जाती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये होती है बेटा ओविडक्ट, ये होती है बेटा ओविडक्ट। किसी को कोई दुख दर्द समस्या? ओविडक्ट कहां से निकली, वास डिफरेंस कहां से निकला, और ओविडक्ट का फंक्शन क्या और वास डिफरेंस का फंक्शन क्या, एक बारी देख लो और बता दो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। मैंने ना इन ओविडक्ट को पहले से फ्यूज कर दिया क्योंकि ये फ्यूज होती भी हैं। फिलहाल मैं यहां पे क्या लिखना चाह रही हूं, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है ओविडक्ट। वन पेयर होगी, एक एक ओवरी से निकलेगी। ये क्या है बेटा, ये है वास डिफरेंस। वन पेयर होगी, एक एक टेस्टिस से निकलेगी। काम क्या है, स्पर्म को कैरी करना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कंपेयर कर लिया ना, कंपेयर कर लिया ना। अभी इसको बेटा लिखते हैं, यानी कि दो पार्ट्स तो मैम बिल्कुल हमें कंपैरिजन में ही समझ में आ जा रहे हैं। यहां पे नंबर 2 हम लिखेंगे वास डिफरेंस के बारे में, यहां हम नंबर 2 लिख रहे हैं वास डिफरेंस के बारे में, और यहां बेटा हम नंबर 2 लिखने वाले हैं ओविडक्ट के बारे में। इसके बारे में हम लिखेंगे कि यार वन पेयर और लिखेंगे कैरीज द स्पर्म फ्रॉम ईच टेस्टिस। इसके बारे में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, वन पेयर arises from, या ऐसे carries the ova from each ovary। इसको फटाफट से नोट कीजिए। अब देखो अगेन एक और पॉइंट होगा जो कंपेयर करेंगे, एक और पॉइंट होगा बेटा जो कंपेयर करेंगे। कौन सा पॉइंट कंपेयर करेंगे बेटा, जैसे मैंने तुम्हें, आप लिखते भी जाओ मैं साइड में हूं, ठीक है। जैसे बेटा आपने ना मेल के केस में वास डिफरेंस बनाया, एक वास डिफरेंस एक टेस्टिस से, दूसरा वास डिफरेंस दूसरे टेस्टिस से। फीमेल के केस में ओविडक्ट बनाई, एक ओवरी से एक ओविडक्ट, दूसरे वाले ओवरी से दूसरी ओविडक्ट। जैसे मैंने आपको दोनों ओविडक्ट को मिला दिया है ना, कॉमन ओविडक्ट बना दिया है, दोनों तरफ की ओविडक्ट फ्यूज कर जाती है और एक सिंगल मीडियन मतलब सेंटर पर, बिल्कुल मीडियन मतलब बॉडी के एकदम सेंटर पर सिंगल मीडियन कॉमन डक्ट बनाती है, जिसे कॉमन ओविडक्ट बोलते हैं, या फिर उसी का नाम होता है बेटा वजाइना। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। अगर तुमने यहाँ पे अगर कुछ छूट भी जाए ना तो वापस से इसी पेज पे आऊंगी तो तुम वापस से लिख सकते हो। जैसे मैम इस डायग्राम में आपने दिखाया है
कि ये दोनों डक्ट मैम फ्यूज कर गई और ये दोनों डक्ट फ्यूज करके जो चीज बनाती है मैम, ये वाली डक्ट, इसे बोला जाता है कॉमन ओविडक्ट। समझ में आ रही है बात? और मैम कॉमन ओविडक्ट का ही दूसरा नाम क्या बताया आपने? कॉमन ओविडक्ट का ही बेटा दूसरा नाम मैंने बताया वजाइना। कॉमन ओविडक्ट का ही दूसरा नाम मैम ने क्या बताया? वजाइना। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमन ओविडक्ट कैसे बनी, दोनों ओविडक्ट के फ्यूजन से, सिंपल सी बात है। और मैम यहां पे भी ये दोनों वैस डिफरेंस फ्यूज कर जाती है, लेकिन यहां पे मुझे एक चीज तुम्हें बना के बतानी पड़ेगी जो एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं दी होती। तुम खोल के एनसीईआरटी देख लो, फिर तुम्हें इतनी कंफ्यूजन होती है कि मैम यहां पे कहां पे दिया हुआ है सेमाइनल वेसिकल। आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में सेमाइनल वेसिकल दिखाते ही नहीं है, दिखाया हुआ है पर आप क्लैरिटी नहीं है, समझना मेरी बात। तो मुझे यहां पे इन दोनों वैस डिफरेंस को फ्यूज करके अगर दिखाना है तो मुझे एक स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। बेटा यहां पे मैं एक व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर बना रही हूं, ये व्हाइट कलर का एक शाइनी स्ट्रक्चर होता है कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसे बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। बेहद इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। ये जो वैस डिफरेंस बेटा स्पर्म को कैरी कर रही है, स्पर्म को कैरी करके ये इसी सेमाइनल वेसिकल, ये जो मैंने बताया ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। और रीजन है कि ये दोनों वैस डिफरेंस इसके थ्रू क्यों पास होती है, इसके थ्रू पास होके ही बेटा वो बनाती है एक इस तरीके की डक्ट जिसे बोला जाता है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। समझे कि नहीं मेरे बच्चों? क्या बोला बेटा मैंने बोला कि मैम ये दोनों वैस डिफरेंस फ्यूज तो करती है, बट कहां से पास हो रही है मैम? कहां से पास हो रही है मैम? पास हो रही है इस सेमाइनल वेसिकल से। कहां से पास हो रही है मैम? इस सेमाइनल वेसिकल से। क्यों पास होती है मेरे प्यारे बच्चे वहां सेमाइनल वेसिकल से? क्योंकि मैम इनके जो स्पर्म्स होते हैं ना, इनके स्पर्म्स को आपस में चिपकने की आदत है, और चिपक के बेटा ये हमेशा एक एग्रीगेटेड यानी इकट्ठे होके चिपक के एक साथ ग्लूड होते हैं। ग्लूड का मतलब ये होता है चिपके हुए। स्पर्म्स बिल्कुल चिपके एक साथ एग्रीगेटेड होते हैं, और वो जो एग्रीगेशन होती है उसको करने का काम सेमाइनल वेसिकल करती है। सेमाइनल वेसिकल से जब ये डक्ट पास होती है, इमेजिन करो यहां से तो स्पर्म ऐसे ऐसे करके आ रहे होंगे, जैसे ही उस सेमाइनल वेसिकल से पास हुए तो वो आपस में चिपक गए, तो एक बॉल बन गया बेटा जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। और यही तो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन है, यही तो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि वाई सेमाइनल वेसिकल ही ये काम करता है जो स्पर्म को चिपका देता है, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल से ये वैस डिफरेंस पास भी हो रही है। समझ में आ गई मेरी बात? यस। और यहां पे ये सेमाइनल वेसिकल आपने देखा, इसका फंक्शन में लिखवाऊंगी, बाद में बताऊंगी भी, पर फिलहाल हम कौन से पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं कॉमन ओविडक्ट, और हम कंपेयर कर रहे हैं इस वाली डक्ट को जिसे बोलते हैं कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहां पे क्या बोलते हैं? कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना। एक और पॉइंट क्लियर होगा मैम, जैसे आप यहां पे इस वाले पार्ट को बोल रहे हैं, जैसे आप यहां पे बेटा इस वाले पार्ट को मैम आप बोल रहे हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, यानी कि इजैक्यूलेटरी डक्ट कुछ अलग नहीं है मैम। इजैक्यूलेटरी डक्ट इसी वैस डिफरेंस के फ्यूजन से बनी, इसी वैस डिफरेंस के फ्यूजन से बनी, जैसे कि मैम ओविडक्ट के फ्यूजन से कॉमन ओविडक्ट बनी। तो मैम उसी प्रकार से ये जो चीज हमें दिख रही है ना मैम, ओविडक्ट की मैम ओपनिंग, ओविडक्ट में एक छेद दिख रहा है ना नीचे की तरफ, इसी को तो बोलते हैं फीमेल गोनोपोर या फिर जेनाइटल पोर, एक ही बात है, फीमेल गोनोपोर या फीमेल जेनाइटल पोर। और बेटा उसी तरीके से कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की जो आपको यहां पे ओपनिंग दिख रही है, इसे बोलते हैं मेल गोनोपोर या मेल जेनाइटल पोर। किसी को याद आ रहा है कि ये वाला शब्द हमने कहां सुना था? ये वाला शब्द हमने सुना था जब हम कॉकरोच का एब्डोमेन लिख रहे थे, कि मेल जेनाइटल पाउच में एक स्ट्रक्चर की ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं मेल गोनोपोर, और फीमेल के जेनाइटल पाउच में एक चीज की ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं फीमेल गोनोपोर। बोलो याद आया कि नहीं? बोलो याद आया कि नहीं? अगर नहीं याद आया तो बेटा मैंने कहा था मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिखाऊंगी। समझ में आ रही है बेटा मेरी बात? यस, समझ में आ रहा है? अगर बेटा ना पढ़ने वाले बच्चे, देखो चैट्स करने वाले आजकल आज बहुत लोग आए हैं, लेकिन आप लोग बेटा जो पढ़ रहे हैं वो मुझे बताते जाना थम्स अप देके या दिल वाले बटन पे क्लिक करके कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। हमने 3 से 4 पार्ट्स को कंपेयर कर लिया, टेस्टिस को ओवरी से, वैस डिफरेंस को ओविडक्ट से,
कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट को कॉमन ओविडक्ट से और बेटा फीमेल गोनोपोर को मेल गोनोपोर से। ये कंपैरेटिव है, आपको कभी भी नहीं भूलेगा बेटा, आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। अच्छा ये साइन गलत कर दिया क्या, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है। चलो इसको एक बार लिख लें। चलिए जी लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे मैम नंबर 3 कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इनके बहुत ज्यादा अतिरिक्त ज्ञान वाले पॉइंट्स आपको नहीं बताऊंगी बेटा। देखो पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन बेटा एनसीईआरटी में दिया नहीं है कि एग्जैक्टली मैम कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या करेगी। एक ग्लैंड है फैलिक ग्लैंड, उसके भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन मैम वो क्या करेगी, बट एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया है। तो हमें बेटा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड रखना है। अगर एक दो पॉइंट्स बताने पड़ जाए कभी तो वो हम कर लेंगे, बट बहुत ज्यादा अतिरिक्त पे मत जाना कि इसका भी बता दो उसका भी बता दो, फिर बेटा कोई एंड नहीं होगा, है ना। जो एनसीईआरटी कहेगी वही एनसीईआरटी पेपर में भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे कॉमन ओविडक्ट, और कॉमन ओविडक्ट को ही मैम क्या बोला गया, वेजाइना। फटाफट से मैम इनके बारे में लिखते हैं। तो यार आधे आधे पार्ट्स तो हमारे ऑलरेडी कंपेयर हो गए, अब आधे आधे पार्ट्स बचे हैं, हमारा मैक्सिमम तो मैम कंप्लीट ही हो गया, ठीक है। यस, यहां पे हम लिखेंगे बोथ वैज डिफरेंस, बोथ वैज डिफरेंस passes through seminal vesicle to emerge as fused common ejaculatory duct whose opening is male gonopore, whose opening is male gonopore, ठीक है। फिर यहां पे लिखेंगे both oviduct fuses to form common oviduct whose opening is known as female gonopore। अब पहले हम मेल्स के पार्ट को कंप्लीट करेंगे और फिर बेटा फीमेल्स के पार्ट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे मैक्सिमम चीजें बेटा जो कंपेयर करने वाली थी वो कंपेयर हो गई, ठीक है। अब तो बहुत इजी इजी चीजें बची हुई है, ठीक है। डन 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 कर लो यार, एक गर्म पानी, डन डन कर लो। एक थम्स अप दे देना बेटा जब आप लोगों का हो गया होगा, ठीक है। वैसे तो ये वाला पेज मैं वापस से लगा दूंगी, क्योंकि अब मुझे आगे पॉइंट्स कंटिन्यू करने हैं, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके इनको मिटा के लिखूंगी, तो आप नीचे वाला अगर आपने नहीं भी लिखा होगा तो आप लिख पाओगे, ठीक है। लिखने का टाइम आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डन 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 एवरीबॉडी, यस एवरीवन, ठीक है। चलो यस, अब बेटा एक बारी वापस से डायग्राम पे आए, बहुत शानदार, वेरी वेरी नाइस। अभी देखो बेटा, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट इस वाले स्ट्रक्चर से निकल रही थी। इस स्ट्रक्चर को मैम ने क्या बताया, इस स्ट्रक्चर का नाम मैम ने बताया बेटा सेमाइनल वेसिकल्स, और मैम ने ऑलरेडी इसका बेटा फंक्शन बता दिया है कि सेमाइनल वेसिकल्स बेटा एक तो व्हाइट कलर के शाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि एक तो बेटा इसके अंदर स्पर्म स्टोर हो सकती है, स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, और दूसरी बात मैम स्पर्म्स कभी भी जब कॉकरोच अपनी बॉडी से रिलीज करता है कॉप्यूलेशन के दौरान,
जब बेटा मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच के अंदर बेटा अपने स्पर्म्स रिलीज करेगा तो वो हमेशा इंडिविजुअल स्पर्म रिलीज नहीं करता, स्पर्म्स हमेशा आपस में चिपके हुए होते हैं, उसको रिलीज करता है, और वो चिपके हुए स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पर्मेटोफोर। उन चिपके हुए स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है स्पर्मेटोफोर। वो स्पर्मेटोफोर कहां बनते हैं मैम? इसी सेमाइनल वेसिकल के अंदर बनते हैं। तो नंबर 1 काम सेमाइनल वेसिकल का क्या हुआ? नंबर 1 स्टोरेज ऑफ द स्पर्म। नंबर 2 काम क्या हुआ मैम? स्पर्म को आपस में चिपका के एक कॉमन एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना, जिसे बोला जाता है स्पर्मेटोफोर। इवेंचुअली जब कॉप्यूलेशन होती है, जब कॉकरोच को अपनी बॉडी से स्पर्म को रिलीज करना होता है, तो वो इन्हीं स्पर्मेटोफोर्स को रिलीज करती है, जो कि सेमाइनल वेसिकल में बने होते हैं। इसके अलावा मैम एक और पार्ट बता दो, ताकि हम मेल वाले को बेटा आगे कंटिन्यू करके लिख पाए। मैम इनके पास एक बहुत बेहतरीन एक्सेसरी ग्लैंड एनसीईआरटी में बताया हुआ है सेमाइनल वेसिकल के। बेटा आपको ना यहां पे मैं बना के बताती हूं, इसे बोला जाता है मशरूम ग्लैंड, इसे बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। बना लो, मशरूम ग्लैंड, जिसे यूट्रिक्युलर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसके दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। मशरूम ग्लैंड को यूट्रिक्युलर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये यूट्रिक्युलर ग्लैंड में ना बेटा ट्यूब जैसे ना स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब टिब्यूल, जैसे फूल में होते हैं ना, इस फूल बनाते हो कोई तो ऐसे उसके पेटल्स को बनाते हो ना, तो इसमें भी ना ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अंदर की तरफ जो मैंने पिंक कलर से बनाए हुए हैं, इन्हें छोटे टिब्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि छोटे ही होते हैं। और बाहर की तरफ बेटा लंबे वाले टिब्यूल्स होते हैं, लॉन्ग टिब्यूल्स। तो स्मॉल टिब्यूल्स इनसाइड, लॉन्ग टिब्यूल्स आउटसाइड। और ये ग्लैंड क्या कहलाता है? ये ग्लैंड कहलाता है मशरूम ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या कहलाता है? ये ग्लैंड कहलाता है मशरूम ग्लैंड। बनाओ पहले। तो ये ग्रीन वाले लॉन्ग टिब्यूल्स हैं, पिंक वाले स्मॉल टिब्यूल्स हैं, लॉन्ग टिब्यूल्स आउटसाइड, स्मॉल टिब्यूल्स इनसाइड। ठीक है? यस? चलिए इसको पहले बनाते हैं। ये है आपका मशरूम ग्लैंड, ये है बेटा मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड का जो दूसरा नाम है उसके बारे में मैं जब इसके बारे में लिखवाऊंगी तो वहां पे ही लिखवाऊंगी, और ये भी लिखवा दूंगी कि मशरूम ग्लैंड के बाहर वाले जो टिब्यूल्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, अंदर वाले जो टिब्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। पर मशरूम ग्लैंड का काम क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेल एसेसरी ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो स्पर्म्स होते हैं ना मैम, जो स्पर्म्स होते हैं कॉकरोच के, इनको नरिशमेंट देने का काम। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा आप पढ़ोगे, जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़ाऊंगी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी स्पर्म्स को नरिशमेंट चाहिए होती है, तो अपने पास होते हैं सर्टोली सेल्स। यहां पे जो स्पर्म को नरिशमेंट देती है वो होती है इनकी मशरूम ग्लैंड। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है, बट वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। इसके अलावा बेटा क्या कहती है एनसीईआरटी? इसके अलावा एनसीईआरटी कहती है मशरूम ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है। एनसीईआरटी कहती है वो 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है। बस सेमाइनल वेसिकल और मशरूम ग्लैंड के बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाकी पार्ट्स के बारे में बेटा कवर करते हैं। ठीक है, करें फिर आगे, इसको लिखवा लें। डायग्राम में मैं वापस से आऊंगी बेटा, डायग्राम में मैं वापस से आऊंगी, पहले बेटा इसके बारे में लिखते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो चलो यहां तक आप बेटा लिख चुके हो, तो मैंने इसी स्लाइड को कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब मैं यहां कंटिन्यू कर रही हूं। अगर आपने नीचे वाले पॉइंट्स छूटे हुए हैं तो आप नीचे वाले पॉइंट्स को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो, हाथ से जल्दी मिट जाता है। यहां पे हम लिखेंगे नंबर 4 पॉइंट। सबसे पहले इनके बारे में लिखेंगे सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के बारे में क्या पॉइंट बेटा? कि व्हाइट कलर्ड, व्हाइट शाइनी स्ट्रक्चर, काम क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म,
स्टोरेज ऑफ स्पर्म, और दूसरा बेटा स्टार मार्क करके इस पॉइंट को लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्म्स आर ग्लूड, ग्लूड मतलब चिपक जाना, ग्लूड टुगेदर इन दिस टू फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, टू फॉर्म स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर जो चिपके हुए स्पर्म्स होते हैं बेटा, बॉल जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। हालांकि स्पर्मेटोफोर के ऊपर भी बहुत सारी कवरिंग्स बनती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ठीक है। यह स्पर्मेटोफोर कहा जाता है, स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। आरुष बेटा इसके बारे में लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। एक बुक के बारे में पूछ रहा है मेडिजी के बारे में, तो मैं लास्ट में तेरे को बता दूंगी, ठीक है। अभी देखो बेटा, इसके अलावा मैम ने कौन सा ग्लैंड बताया, मैम ने बताया मशरूम ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट मेल एसेसरी ग्लैंड बेटा, मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड को यूट्रिक्युलर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यूट्रिक्युलर ग्लैंड। इसके बारे में जो जो पॉइंट्स एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं बेटा, वो हर एक पॉइंट पेपर में आने लायक है। जैसे इसकी लोकेशन 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पे ये लोकेटेड होती है, 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पे ये लोकेटेड होती है। इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड एज इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड as its secretion it is going to beta help in nourishment of the sperm, नरिशमेंट करती है वो स्पर्म्स का, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स, बोलो हाँ या ना, ठीक है जी, यस एवरीवन, नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स। इसके अलावा बेटा मैम ने और क्या बताया इसके बारे में, इसके बेटा जो टिब्यूल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा नहीं बताया हुआ। इसमें बेटा दो प्रकार की टिब्यूल्स होती है, इट हैज लॉन्ग टिब्यूल्स आउटसाइड, आई एम नॉट श्योर, एनसीईआरटी ने उनके नाम नहीं दिए हुए, यूट्रिकुलर मेजर और यूट्रिकुलर ब्रीवियोर, ठीक है, स्मॉल और लॉन्ग ही नाम दिए हुए, तो आप सिर्फ बेटा वही नाम लिखिए, लॉन्ग टिब्यूल आउटसाइड, स्मॉल टिब्यूल्स इनसाइड। उनके भी बेटा पर्टिकुलरली नाम होते हैं, यूट्रिकुलर मेजर, यूट्रिकुलर ब्रीवियोर, बट बेटा फालतू में वो वाली चीजें आप जबरदस्ती पॉइंट में ऐड मत करो जो आपके काम की नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टिब्यूल्स आउटसाइड, शॉर्ट टिब्यूल्स इनसाइड, ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात। तो हमने सेमाइनल वेसिकल के बारे में पढ़ लिया, मशरूम ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। बेटा एक और ग्लैंड इनके पास होता है जिसके बारे में एनसीईआरटी ने बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है, बट एनसीईआरटी ने उसका नाम बताया हुआ है, तो आपको उसका नाम बेटा पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी क्या फंक्शंस होते हैं वो सब एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, बट बेटा देयर इज वन मोर ग्लैंड जिसे बोला जाता है फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड, इसका एक और नाम होता है कॉनग्लोबेट ग्लैंड, क्योंकि इसकी डक्ट भी एनसीईआरटी में बना के दिखाई हुई है, तो इसीलिए बेटा इसका चर्चा करना जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है। एनसीईआरटी ने जिस ग्लैंड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया वो है बेटा मशरूम ग्लैंड, देखो वो मशरूम ग्लैंड है, इसके बारे में कुछ खास एनसीईआरटी देती नहीं है। हालांकि इसके सिक्रीशंस जो होते हैं बेटा, ये जो स्पर्मेटोफोर्स है ना, उन स्पर्मेटोफोर के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर को बनाने के काम में आती है, बट इस फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड के बारे में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करती है, तो हम बहुत ज्यादा इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। मैं एक बारी इसको बेटा डायग्राम में आपको बना के बताऊं, ये एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसका डक्ट एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया दिखाया हुआ है, इस तरीके से बेटा देखो यहां पे बनाया हुआ है फैलिक ग्लैंड, ये है फैलिक ग्लैंड, और यहां पे दिखाई हुई है बेटा ये देखो फैलिक ग्लैंड की ये डक्ट। एनसीईआरटी में भी आपको खूब दिखेगी, बहुत अच्छे से दिखेगी फैलिक ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड की डक्ट। लेबलिंग नहीं की हुई एनसीईआरटी में, बट बनाया तो हुआ है बेटा, है ना। तो दिस इज योर फैलिक ग्लैंड,
दिस इज द फैलिक ग्लैंड, और ये इसी कलर से मैंने बनाया है क्योंकि ये फैलिक ग्लैंड की डक्ट होती है। कोई दुख दर्द समस्या बेटा? कोई दुख दर्द समस्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैक्सिमम पार्ट हमारे बेटा खत्म हो चुके हैं। 2 पार्ट्स बचे हैं। एक होता है बेटा मशरूम ग्लैंड, तो सॉरी, एक है मेल जेनाइटल पाउच, और एक बचा हुआ है बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि गोनापोफाइसिस। पहले आप बेटा एक बारी थम्स अप दे दीजिए और फिर मैं आपको ये लास्ट 2 पार्ट्स बता देती हूं, ठीक है? और एक बारी रिवाइज भी करा देती हूं क्विकली। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, ईच टेस्टिस ट्राइलोब्यूलर, 4th, 5th, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, काम है स्पर्म को बनाना। ईच टेस्टिस से अराइज होती है 1 वैज डिफरेंस, वैज डिफरेंस इज 1 पेयर। वैज डिफरेंस मैम फ्यूज कर जाती है, बनाती है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसकी ओपनिंग को बोला जाता है मेल गोनोपोर। मैम वैज डिफरेंस जो पास होती है सेमाइनल वेसिकल से पास होती है। सेमाइनल वेसिकल इज बेटा वाइट शाइनी स्ट्रक्चर, एंड सेमाइनल वेसिकल का काम होता है स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, नरिशमेंट और स्टोरेज ऑफ द स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ बेटा स्पर्मेटोफोर, दैट इज द ग्लूइंग ऑफ द स्पर्म। पता नहीं इसकी लोकेशन एनसीईआरटी में दिया नहीं, सेमाइनल वेसिकल की 5th सेगमेंट में है, बट दिया नहीं है शायद एनसीईआरटी में, इसलिए हमने लिखा नहीं है। मैम इसके अलावा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेल एसेसरी ग्लैंड बताया, मशरूम ग्लैंड, जिसको बोलते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड। लॉन्ग टिब्यूल्स आउटसाइड, स्मॉल टिब्यूल्स इनसाइड। काम क्या होता है मशरूम ग्लैंड का? नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। इसके अलावा आपने एक और ग्लैंड बताया फैलिक ग्लैंड, और फैलिक ग्लैंड की आपने फैलिक डक्ट दिखाई हुई है। उसके अलावा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, ठीक है? अब मैम बात करते हैं, इनमें एक होता है मेल जेनाइटल पाउच, और हमने मेल जेनाइटल पाउच के बारे में ऑलरेडी एब्डोमेन पढ़ते वक्त में लिखा हुआ था कि मेल जेनाइटल पाउच बनता कैसे कैसे है बेटा। मेल जेनाइटल पाउच बनता है बाय फ्यूजन ऑफ 9th and 10th टर्गम along with 9th sternum। याद आ रहा है सभी बच्चों को? यस एवरीवन, 9th 10th टर्गम along with 9th sternum से मिलके बनता है मेल जेनाइटल पाउच। और मैंने कहा था कि मेल जेनाइटल पाउच में आपको 3 चीजों की ओपनिंग दिखती है, एनस, गोनोपोर, और एक आपको दिखते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, गोनापोफाइसिस। उस पाउच के अंदर आपको इन स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग दिखेगी। आज हम डायग्राम में उसे देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं बेटा जेनाइटल पाउच के बारे में बेटा लिख देती हूं आपके लिए। इसके बारे में हमें कुछ नहीं लिखना, बस मैंने ग्लैंड का नाम आपको मेंशन कर दिया है। याद आ रहा है ना? आज आप यहां पे बेटा इस चीज को देखिए, मेल जेनाइटल पाउच। आपने ऑलरेडी इसके बारे में लिखा हुआ है कि इट इज बेटा फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 9th 10th tergum along with 9th sternum, along with 9th sternum। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, here opens number 1 dorsal anus। एनस तो खैर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, तो वो तो हम यहां पे बना के नहीं बताएंगे। नंबर 2 वेंट्रल मेल गोनोपोर, और तीसरा गोनापोफाइसिस या फैलोमियर्स, गोनापोफाइसिस या फाइसिस या फैलोमियर्स। पहले इसे लिखिए, अब मैं आपको बेटा डायग्राम में दिखाती हूं, ठीक है? यस एवरीवन, पहले इसे बेटा जल्दी से बेटा डन कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूं उसमें, ठीक है? यस एवरीबॉडी, हमने कहा कि मैम देखो ये बनते तो किस किस के फ्यूजन से है, 9th and 10th टर्गम along with 9th sternum। ये वाली बात तो चलो आपने हमें समझा दी थी। अब आप मैम इसमें दिखाओ कि इसमें कैसे वेंट्रल मेल गोनोपोर ओपन हो रहा है, इसमें कैसे गोनापोफाइसिस ओपन हो रही है, और यहां पे एनस की पोजीशन क्या है। बना लिया आपने बेटा? अब बेटा आप जरा इसको देखो, अब आप बेटा इसको देखो, आप ऐसे इमेजिन करना कि ये वाला जो हिस्सा है, आप ऐसे इमेजिन करना, इसको ना थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। आप ऐसे इमेजिन करना बेटा,
आप ऐसे इमेजिन करना, ये वाला जो हिस्सा है ये मैं बनाने वाली हूं मेल गोनोपोर के लिए, मेल जेनाइटल पाउच के लिए। मेल जेनाइटल पाउच के लिए सबसे पहले बेटा मैं यहां पे दिखा देती हूं हार्ड स्ट्रक्चर्स, जिन्हें आप अभी कॉकरोच का एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलेंगे। पहले यहां पे स्ट्रक्चर्स को बनाओ कुछ कुछ। ये स्ट्रक्चर्स बनाओ बेटा जो मैं बना रही हूं यहां। ये इनके ना कुछ हार्ड काइटिन के बने हुए कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स है, कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज नहीं है, एसिमेट्रिकल होते हैं, जिन्हें आप गोनापोफाइसिस या फैलोमियर्स या एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। देखना, बना लो फिर मैं आपको दिखा रही हूं, ठीक है। एनसीईआरटी में बनाया हुआ है बेटा, तो प्लीज इसको अटेंशन से सुनिए वरना बाद में आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज होते हैं कैसे कैसे कैसे। ये जो बेटा मैंने पिंक कलर से कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, ये कुछ एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब कोई पर्टिकुलर सिमेट्री नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर डिफाइंड शेप नहीं है, और हार्ड होते हैं, काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है कॉकरोच का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल मतलब बाहर से विजिबल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, बाहर से दिखने वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे गोनापोफाइसिस भी बोलते हैं, जिन्हें फैलोमियर्स भी बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? फैलोमियर्स। स्वीटी बेटा वो वाला पेज हम वापस से लेके आएंगे, ठीक है। जिन्हें फैलोमियर्स भी बोलते हैं। बेटा इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो मैंने पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, ये पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके फैलोमियर्स। फैलोमियर्स या हार्ड काइटिन स्ट्रक्चर, ये है इनका राइट फैलोमियर, ये है इनका राइट फैलोमियर, ये है इनका वेंट्रल फैलोमियर, ये है इनका बेटा, ये है इनका बेटा लेफ्ट फैलोमियर। और ये लेफ्ट फैलोमियर पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये, इसे बोला जाता है स्यूडोपिनस और इसे बोला जाता है टिटिलेटर। एक तो मैम ये सारे फैलोमियर्स, जिनको हम गोनापोफाइसिस भी बोल रहे हैं, जिनको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोल रहे हैं, ये सारे आपको कहां पे दिख रहे हैं बेटा? इस पर्टिकुलर पार्ट में जो इनका जेनाइटल पाउच है, जो इनका जेनाइटल पाउच है, मेल जेनाइटल पाउच। तो मेल जेनाइटल पाउच में बेटा एक तो एसी ऑन कर देना 24 पे, एक तो बेटा ये आपका जो मेल जेनाइटल पाउच है, इसमें आपको इन फैलोमियर्स की ओपनिंग दिखती है, एक तो आपको इन फैलोमियर्स की ओपनिंग दिखती है, और दूसरा बेटा इसके अंदर आपको कौन सी ओपनिंग दिख रही है? ये देखो, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग, यानी कि मेल गोनोपोर। बेटा यस और नो एक बारी मुझे बता दो, एक बारी बेटा यस और नो आप मुझे बता दो, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, स्पैमर्स तो आते रहते हैं, कोई बात नहीं, हटाओ यार, तुम पढ़ाई करो यार। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ये जो डॉट डॉट करके स्ट्रक्चर बना के रखा है, इसे मैंने कहा कॉकरोच का मेल जेनाइटल पाउच, जो कि 9th 10th टर्गम अलॉन्ग विद 9th स्टर्नम से बना। मैंने कहा इसमें कुछ चीजों की ओपनिंग दिखती है आपको, एक आपको एक्सटर्नल ये फैलोमियर्स, गोनापोफाइसिस, इनकी ओपनिंग दिखती है, तो आपको फैलोमियर्स की भी ओपनिंग इसी गोनापोफाइसिस में दिखेगी, और मैम इसी में आपको मेल गोनोपोर की भी ओपनिंग दिखती है। तो मैम एब्सोल्युटली ये मेल गोनोपोर रहा, इसकी ओपनिंग भी आपको जेनाइटल पाउच के अंदर ही दिखी। और यहीं पे बेटा जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो आपने एलिमेंट्री कैनाल में लास्ट पार्ट पढ़ा, रेक्टम, रेक्टम ओपन्स आउटसाइड वाया एनस, एनस की भी ओपनिंग आपको यहीं पे दिखेगी, क्योंकि ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, इसीलिए मैंने एनस दिखाया नहीं। अब बस एक चीज जो आपको बेटा देखो, मैं एक एक पॉइंट को कोशिश करती हूं, एक एक शब्द को कोशिश करती हूं कि आपको ना डाउट ना रहे, तो प्लीज ध्यान से सुनो, इसलिए टाइम भी लगता है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा एक लास्ट चीज लिखी हुई एनसीईआरटी में कि एनस होता है डॉर्सल और गोनोपोर होता है वेंट्रल, और यहां से सवाल आता है स्टेटमेंट बेस्ड। अगर आप कॉकरोच को ऐसे देखो कि कॉकरोच ऐसे है, ये कॉकरोच का बेटा डॉर्सल साइड है, कॉकरोच का वेंट्रल साइड है ना,
कॉकरोच ऐसे बैठा, ऐसे खड़ा है, तो ये कॉकरोच का डॉर्सल साइड है, कॉकरोच का वेंट्रल साइड है। मैं हाथ हटा दे रही हूं। अब मैं आपको ना ये दोनों को समझाती हूं कि एनस डॉर्सल और गोनोपोर वेंट्रल क्यों है। आप अगर देखोगे इनके एलिमेंट्री कैनाल, इस पेन को समझना ये इनका एलिमेंट्री कैनाल है, और इस वाले पेन को समझना कि ये इनका ये है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो एक्चुअल में जब आप इनके एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट ओपनिंग देखते हो, उसकी पोजीशन जो होती है वो डॉर्सल साइड पे है। एलिमेंट्री कैनाल का जो वो एनस है ना बेटा, रेक्टम के बाद जो एनस आता है, उस एनस की पोजीशन इज गोनोपोर, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट रहा। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग को क्या बोला आपने? इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग को आपने बोला बेटा मेल गोनोपोर। तो मेल गोनोपोर कंपैरेटिवली वेंट्रल साइड पे है, मेल गोनोपोर कंपैरेटिवली वेंट्रल साइड पे है, जो एनस होता है वो डॉर्सल साइड पे है। इसीलिए आप बोलते हो डॉर्सली एनस एंड वेंट्रली मेल गोनोपोर। या तो आप रट लो, जो कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं, रटते रहते हैं, और या तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों लिखा है। दैट्स ऑल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। एक आप लिखेंगे जेनाइटल पाउच, जो हम लिख चुके हैं, और लास्ट बेटा आपको लिखना है इन्हीं एसिमेट्रिकल काइटिनियस स्ट्रक्चर, जिन्हें आप फैलोमियर्स या एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। इनका काम होता है जब कॉकरोच बेटा कॉप्यूलेशन करता है ना, जब कॉकरोच को, फीमेल कॉकरोच के अंदर स्पर्म्स को डालना होता है, स्पर्मेटोफोर्स को डालना होता है, तो ये इन्हीं ये टिटिलेटर का मदद कर यूज करके या फैलोमियर्स का यूज करके फीमेल के ना उसको ओपन कर रहा होता है, ताकि बेटा उसके अंदर ये अपने स्पर्म्स को या स्पर्मेटोफोर को रिलीज कर पाए। तो ड्यूरिंग द कॉप्यूलेशन प्रोसेस ये फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स को बॉडी के अंदर इंसर्ट करने में बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स बेटा हेल्प करती है। ठीक है, एक बार ही लिख ले। ठीक है, जेनाइटल पाउच को ओपन नहीं करेंगे तो स्पर्म्स को बेटा अंदर कैसे डालेंगे? तो जेनाइटल पाउच की ओपनिंग के लिए इन्हीं फैलोमियर्स का ये इस्तेमाल करता है, और इन्हीं फैलोमियर्स में बेटा हमने ये टिटिलेटर बना रखा है, स्यूडोपिनियंस। ये ओवरऑल इनका फंक्शन है। ठीक है, ये ओवरऑल इनका फंक्शन है। कभी कभी मुझे लगता है कि कितनी भी मेहनत करो, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, बड़ा दुख होता है ये देख के, बट क्या कर सकते हैं, हमारा काम तो बेटा धर्म है हमारा पढ़ाना, और तुम्हारा कर्म था, तुम्हारा भी धर्म था पढ़ना। लेकिन आधे बच्चों को इससे मतलब थोड़ी है, आधे बच्चे सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं। देखो जेनाइटल पाउच मेल के बारे में हम लिख चुके हैं। लास्ट बेटा 8th लास्ट, इसके बारे में फटाफट से लिख लो। फैलोमियर्स, गोनापोफाइसिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बाद में बच्चे रोते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और जब पढ़ा रहे होते हैं तब से स्पैमिंग करते हैं। चलो, हार्ड काइटिनस यानी कि काइटिन के बने हुए एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स that helps during copulation to open female genital pouch। फटाफट से इसे नोट कर लो। आई एम गिविंग यू बेटा 30 seconds टाइम, नोट इट डाउन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2-3 पार्ट्स बचे हुए हैं, एक ग्लैंड बचा हुआ है और एक फीमेल जेनाइटल पाउच एंड फीमेल फैलोमियर्स या गोनापोफाइसिस, दैट्स ऑल। ठीक है, फिर फीमेल खत्म हो जाएगी, देन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। डन डन बेटा। इस वाले पार्ट में हम वापस से आएंगे। ठीक है, लिखना है ना हमें। अब बेटा फीमेल पे आओ। फीमेल में एक आपने पढ़ा बेटा क्या, कॉमन ओविडक्ट। यहां पे
मैं सबसे पहले आपको फीमेल का जेनाइटल पाउच बना के दिखाना चाहती हूं। ये है फीमेल का जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच। सबसे पहले तो मैं आपको जेनाइटल पाउच समझा देती हूं कि फीमेल का जो जेनाइटल पाउच होता है, जो मैंने ये जेनाइटल पाउच बना रखा है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक इसका नीचे वाला हिस्सा होता है। अक्सर आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। ये जेनाइटल पाउच का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाले हिस्से में ही आपको सारे वो जो स्ट्रक्चर्स है ना, जिनकी ओपनिंग दिखती है, फीमेल गोनोपोर की, स्पर्मैथिकल पोर, ये आपने लिखा हुआ होगा। फीमेल जेनाइटल पाउच में अपर पार्ट को बोलते हैं जेनाइटल चेंबर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेस्टिब्यूलम। ये हम लिखेंगे जब, तब बेटा वहां पे मैं ये लिखवाऊंगी। अभी तो आप कॉमनली लिख लो कि इसे आपने जेनाइटल पाउच बोला। आपने फीमेल जेनाइटल पाउच को में क्या लिखा था बेटा, ये कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? 7th 8th 9th स्टर्नम के फ्यूजन से। जहां 7th स्टर्नम होती है बोट शेप, लिखा था कि नहीं? तो बेटा 7th 8th 9th स्टर्नम के फ्यूजन से बनेगी जेनाइटल पाउच। और मैम इसमें आपने लिखा था कि कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग दिखती है, जिसमें नंबर 1 स्ट्रक्चर आपने लिखा था फीमेल गोनोपोर। फीमेल गोनोपोर, तो आपको फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग दिख रही है, हाँ या ना? हाँ या ना? और इनफैक्ट बेटा ये ओपनिंग आपको हमेशा जेनाइटल पाउच के अपर वाले हिस्से में दिखती है। अपर वाले हिस्से को मैम ने क्या बताया? जेनाइटल चेंबर। नीचे वाले हिस्से को मैम ने क्या बताया? जेनाइटल पाउच के वेस्टिब्यूलम। तो आपको इसी जेनाइटल पाउच में नंबर 1 आपको इसकी ओपनिंग दिखी बेटा, फीमेल गोनोपोर। नंबर 2 किसकी ओपनिंग दिखती है? स्पर्मैथिकल पोर लिखा था आपने। व्हाट इज स्पर्मैथिकल पोर? यहां देखो, यहां मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूं रेड कलर से, इसे स्पर्मैथिका बोलते हैं। अब मैं स्पर्मैथिका को वहां पे बड़ा सा बना के भी बताऊंगी। ये जो मैंने रेड कलर का एक स्ट्रक्चर बनाया ना बेटा, इसे बोलते हैं स्पर्मैथिका। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्पर्म को स्टोर करना। आप कहोगे कि मैम फीमेल के अंदर कहां से स्पर्म स्टोर हो गया? फीमेल के अंदर कैसे स्पर्म स्टोर हो गया मैम? तो बेटा फीमेल बॉडी भी जब कॉप्यूलेशन होता है, तो कॉप्यूलेशन के वक्त में जब फीमेल के अंदर स्पर्म्स आते हैं, तो फीमेल बॉडी के अंदर भी स्पर्म्स एक जगह पे स्टोर हो सकते हैं। इसीलिए तो इसका नाम स्पर्मैथिका पड़ा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्पर्मैथिका है तो मेल में होगा, बट स्पर्मैथिका जो होता है ये फीमेल का पार्ट होता है और ये पेयर्ड होता है। अभी मैं आपको डायग्राम को जूम करके भी बना के बताऊंगी। ये स्पर्मैथिका कॉप्यूलेशन के दौरान, कॉप्यूलेशन के दरमियान जो स्पर्म्स आते हैं बॉडी के अंदर, ये अपने अंदर उस स्पर्म्स को स्टोर कर लेती है और इसी की ओपनिंग दिख रही है। ये इस ओपनिंग को बोलते हैं स्पर्मैथिकल पोर। बताओ आपको इस स्पर्मैथिकल पोर की भी ओपनिंग जेनाइटल पाउच में दिख रही है, जो हमने लिखा हुआ था? दिख रही है या नहीं बेटा, एक बारी मुझे बताओ। और वो भी अपर पार्ट में ही दिखेगी, जेनाइटल पाउच के अपर पार्ट में दिखेगी, जेनाइटल पाउच के, यानी कि जेनाइटल चेंबर में दिख रही है बेटा, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है स्पर्मैथिके। स्पर्मैथिके, यस। तो स्पर्मैथिके का काम है मैम स्पर्म को स्टोर करना, जो कॉप्यूलेशन के वक्त में रिसीव हुई। 1 पेयर होती है मैम, अभी बना के दिखा दूंगी तुम्हें। और मैम ये 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। ये कहां प्रेजेंट होती है? 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। पहले इसके बारे में लिखा जाए, फिर लास्ट ग्लैंड के बारे में बताऊंगी, कोलेट्रियल ग्लैंड। आपने फीमेल में बेटा कॉमन ओविडक्ट तक लिखा हुआ था, कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना तक लिखा हुआ था। अब हम अगला पार्ट लिखेंगे, 3 के बाद 4। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 4 स्पर्मैथिके। इसको स्टार मार्क कीजिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है स्पर्मैथिके से, ठीक है। इन 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, इन 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। सेकेंड पॉइंट, 1 पेयर होती है बेटा, ऐसी दिखती है। एक होता है बेटा इसका ऐसा सैक लाइक पार्ट और एक होता है इसका फिलामेंटस पार्ट। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली बनाया हुआ है। एक ऐसा फिलामेंट जैसा दिखता है और एक ऐसा बेटा सैक लाइक दिखता है, ठीक है। यस, समझ में आ रही है बेटा बात? एक ऐसा फिलामेंट
डक्ट जैसा फिलामेंटस होता है एक, और एक होता है बेटा झोले जैसा, सैक लाइक, और यही बेटा मिला के बनाते हैं वन पेयर। तो एक ये, समझ में आ गई बात? एग्जैक्टली ऐसा बनाया हुआ एनसीईआरटी ने, एग्जैक्टली ऐसा बनाया हुआ एनसीईआरटी ने। वन पेयर हो गई, क्या काम है मैम? स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोफोर received during copulation, ठीक है। फिर हम लिखते हैं मैम नंबर 5, जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच हमने लिखा था, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 7th 8th 9th स्टर्नम। ये हमने बनाया ऐसा, और हमने कहा मैम इसी जेनाइटल पाउच के अपर पार्ट को बोलते हैं जेनाइटल चेम्बर, जहां सारे डक्ट की ओपनिंग दिख रही है, और इसी का नीचे वाला हिस्सा होता है वेस्टिब्यूलम। ये लोअर, ये अपर। बोलो कोई दुख दर्द समस्या? इन दोनों ने मिलके बनाया जेनाइटल पाउच। फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। व्हाट अबाउट ओविडक्ट? बेटा ओविडक्ट की ओपनिंग को ही तो फीमेल गोनोपोर बोला था। ओविडक्ट की ओपनिंग को ही तो बेटा फीमेल गोनोपोर बोला था। यस डन 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 डन। ठीक है बेटा। और मैम जेनाइटल पाउच में हमने लिखा था ओपनिंग ऑफ फीमेल गोनोपोर, जो कि कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग थी, हमने देख लिया। ओपनिंग ऑफ स्पर्मैथिकल पोर हमने देख लिया, एंड ओपनिंग ऑफ कोलेट्रियल ग्लैंड, जो कि बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं। कोलेट्रियल ग्लैंड ऐसा लग रहा है कि ट्री के ब्रांचेस जैसे होता ना, पेड़ के ब्रांच, बिल्कुल उसी तरीके से बेटा आपको मैं यहां पे बना के बताती हूं। इस तरीके से जो मैं ऑरेंज कलर से ऐसे बना रही हूं, वन पेयर है, ये देखो, ये लेफ्ट कोलेट्रियल ग्लैंड और ये राइट कोलेट्रियल ग्लैंड, वन पेयर। लेफ्ट कोलेट्रियल ग्लैंड, राइट कोलेट्रियल ग्लैंड, अगेन कोलेट्रियल ग्लैंड की ओपनिंग कहां दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों? बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एक चीज आपको क्लियर दिखेगी, वरना फिर रटते रहना बेटा, फिर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आपको यहां पे दिख रहा है, हमने जो लिखा था वो डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया। जेनाइटल पाउच में, स्पेसिफिकली जेनाइटल चेम्बर में कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग यानी कि फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग, मैम स्पर्मैथिकल पोर की ओपनिंग, और ये वाले ग्लैंड्स मैम यानी कि कोलेट्रियल ग्लैंड की भी ओपनिंग दिखती है। ये हमने बना दिया मैम कोलेट्रियल ग्लैंड। कोलेट्रियल ग्लैंड कोलेट्रियल ग्लैंड बेटा जो इस तरफ आपने बनाया हुआ है वो है राइट कोलेट्रियल ग्लैंड, और जो आपने बेटा इस तरफ बनाया हुआ है ये है आपका लेफ्ट कोलेट्रियल ग्लैंड। मैम कोलेट्रियल ग्लैंड की ओपनिंग तो आपने दिखा दी कि मैम कोलेट्रियल ग्लैंड की ओपनिंग भी जेनाइटल पाउच में होती है, बट ये करती क्या है? करती क्या है बेटा? ये करती क्या है? इसका काम होता है बेटा, इसका काम होता है बेटा फर्टिलाइज्ड एग्स जो होंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। कॉकरोच के केस में फीमेल बॉडी के अंदर बेटा क्या आ जाते हैं? स्पर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स आ जाते हैं,
और फिर बेटा इन्हीं स्पर्म्स और ओवा का फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइज्ड एग्स बन जाते हैं। उन फर्टिलाइज्ड एग्स के ऊपर बेटा एक बॉक्स बनाने का काम, एक ब्राउन कलर का बॉक्स बनता है। जैसे आपने कभी अंडे खरीदे होंगे अगर, तो अंडे के ऊपर अंडा कैसे बेटा, अंडा एग के केस के अंदर आता है ना, उसके ऊपर अंडे का केस होता है, आता है कि नहीं बेटा? आपने कभी अंडे खरीदे होंगे या देखे होंगे। कॉकरोच की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। जब इसके बॉडी के अंदर बेटा यहां से स्पर्म्स जाते हैं ना, जब इसके बॉडी के अंदर स्पर्म्स एंटर करते हैं, स्पर्म्स और एग का फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होके बेटा फर्टिलाइज्ड एग्स बन गए। उन फर्टिलाइज्ड एग्स के ऊपर एक ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का एक बॉक्स बनाने का काम करती है ये कोलेट्रियल ग्लैंड। ये बॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी। जिस बॉक्स को बोला जाता है ऊथिके, उस बॉक्स को बोला जाता है ऊथिके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कोलेट्रियल ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है बेटा, ये सिक्रीशन जो होता है वो उन फर्टिलाइज्ड एग्स के ऊपर एग केस, जिसे ऊथिका बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन करती है। तीन शब्दों में आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक होता है ऊथिका, एक होता है स्पर्मैथिका, एक होता है स्पर्मैटोफोर। स्पर्मैटोफोर जो है स्पर्म्स के चिपकने को बोलते हैं, जो सेमाइनल वेसिकल में तुम्हें दिखा। स्पर्मैथिका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जो कि बेटा स्पर्म को स्टोर कर रहा है। ऊथिका एग के केस को बोलते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग्स के ऊपर एक बॉक्स बनता है, उसको कहते हैं, जो कोलेट्रियल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। समझ में आ गई बेटा बात? यस एवरीवन, इसे लिखे। जेनाइटल पाउच में हियर ओपन्स स्पर्मैथिकल पोर, नजर आया आपको? एक एक शब्द हम बेटा एनसीईआरटी का लिख चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। स्पर्मैथिकल पोर, कोलेट्रियल ग्लैंड, और इसमें आपको ओपनिंग दिखी बेटा किसकी? फीमेल गोनोपोर। पहले इसे लिखिए, देन वी विल राइट दैट। ठीक है, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है जिसको बेटा, बे यार तेरे दिमाग ही नहीं है भाई। तेरे को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो भाई तेरे को समझ आएगा भी नहीं। ऐसे खटखट खट कर करके लिखने से समझ में आएगा नहीं बेटा। यहां पे बुद्धि भी होनी चाहिए, और बुद्धि के साथ साथ में बुद्धि को इस्तेमाल करना आना चाहिए पढ़ने के लिए, चैट्स के लिए नहीं। इसलिए कुछ समझ नहीं आएगा बेटा, और फिर कुछ नहीं आएगा बेटा पेपर में भी, ठीक है, और फिर कुछ नंबर नहीं आएंगे। समझ में आ रही है बात? जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अबे कहां से आते हैं बच्चे जिनको कुछ समझ नहीं आता? अबे पढ़ ले भाई, कितना स्पैमिंग करेगा भाई, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, तू करते रहे, मैं यहाँ पे रोऊंगी थोड़ी। अरे भाई मैं परेशान हो जाऊंगी, इतनी स्पैमिंग कर दी तूने, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा क्या होगा मेरा जीवन में? हाँ पढ़ ले भाई, डन। अबे यार नालायकों की भी सीमा होती है भाई, तुम्हारी यकीन में तो बहुत ज्यादा ही कुछ है। चलो, जेनाइटल पाउच के बाद नंबर 6, कोलेट्रियल ग्लैंड। चलो चलो, 1 पेयर स्टार मार्क करना। सिक्रीशंस फॉर्म एन एग केस, डायग्राम मैं भी दिखाती हूं, कॉल्ड एज ootheca over fertilized eggs, over fertilized eggs। एक बार इसका डायग्राम देखो, इस तरीके की होती है बेटा एग केस। ये ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की ऊथिका होती है एग केस। इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं इस तरीके से, ऐसी सी बॉक्स होती है बेटा, ठीक है। जैसे आप अंडे का ट्रे लेके आते हो कभी, तो अंडा देखा है अंडा कैसे ट्रे के अंदर होता है, फिर अंडे का वो खोलते हो केस, तो वैसे ही बेटा ये डार्क ब्राउन कलर का जो केस है इसे बोलते हैं ऊथिका।
ये होती है बेटा डार्क, रेडिश, ब्लैकिश ब्राउन, मतलब इन सबका मिश्रण। और ये अंदर बेटा याद रखना फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो भी 2 रोज में। अगर आप देखोगे कोई मुझे बताएगा कि इसके ये क्यों जरूरी था ऊथी का बनना, क्यों जरूरी था बेटा ऊथी का बनना? ऊथी का नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन हो गई बॉडी के बाहर, फिर फर्टिलाइज एग को बॉडी के बाहर रिलीज कर देते। मैम इस फर्टिलाइज एग को इसके अंदर बंद करके क्यों रिलीज किया मैम? ऊथी का क्यों बनाया मैम? और याद रखना बेटा, ये आपको एक ऊथी का दिख रहा है ना, एक ऊथी का के अंदर, एक एग केस के अंदर आपके पास होते हैं 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स। 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, जो कि 2 रोज में बेटा अरेंज होते हैं, अरेंज्ड इन बेटा 2 रोज, 2 रोज में 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स बेटा प्रोटेक्शन के लिए भाई। अगर ये बेटा फर्टिलाइज्ड एग को बॉडी के बाहर ऐसे रिलीज कर देती तो मैम वो डिस्ट्रॉय होने में या उनका वो नष्ट हो जाते मैम। उनकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए, उनको बचाने के लिए हमें क्या करना था, इसको मैम प्रोटेक्ट करके एक एग केस के थ्रू बाहर। तो एक्चुअल में कॉकरोच जो होती है फीमेल, वो अपनी बॉडी से ऊथिका बाहर निकालती है, ऊथिका बाहर निकालती है, और ऐसे एरिया में निकालती है जहां थोड़ा सा डैम्प एरिया हो, पानी वानी हो, क्रैक्स वगैरह हो, ताकि वहां छुपे हुए ये प्रोटेक्टेड रहे बेचारे, प्रोटेक्शन के लिए। जैसे मैंने बोला था ना, माँ तो माँ ही होती है भाई, सोच समझ के ही बेटा बाहर रिलीज करेगी। तो कहती है मैं अगर डायरेक्टली फर्टिलाइज एग को रिलीज कर देती तो बेचारे सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ऐसे ही सर्वाइवेबिलिटी बड़ी मुश्किल है। तो मैं क्या काम करती हूँ ना, फर्टिलाइज एग के ऊपर ना एक डब्बा बना देती हूँ, जो कि कोलेटरल ग्लैंड ने बनाया। जैसे मैंने ऊथिका बोला, एक ऊथिका के अंदर बेटा ऐसे 2 रोज में फर्टिलाइज एग्स प्रेजेंट होते हैं, 14 से 16। याद रखो 16 ओवैरियोल, तो एग 16 हो सकते हैं, समझना ऐसे, ठीक है? समझ में आ गई बात बेटा? यस, इनफैक्ट एनसीईआरटी ने यह भी कहा है कि ये जो एक ऊथिका होती है, इसकी जो लेंथ होती है ना मैम, इसकी जो लेंथ होती है ना मैम, वो अप्रोक्सीमेटली 3/8 इंचेस या फिर बेटा 8 mm लॉन्ग। मिलीमीटर में भी दिया हुआ है और इंचेस में भी दिया हुआ है। डन 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 डन। यस, ठीक है, दैट्स ऑल बेटा। एक पॉइंट और लिख लो कि फीमेल के केस में भी बेटा, जैसे आपने मेल के केस में फैलोमियर्स, गोनापोफाइसिस या एक्सटर्नल जेनिटेलिया लिखे हुए, फीमेल के केस में भी गोनापोफाइसिस होती है। उसके बारे में हमें लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट लिखना है कि जैसे मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, बाहर से दिखने वाले कुछ हार्ड काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे ही फीमेल के केस में भी मैम एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, उसे भी गोनापोफाइसिस बोलते हैं, उसे भी फैलोमियर्स बोलते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। मैं इसको एक बार क्विक रिवीजन करा दूं, फिर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर दें, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है? या तो बेटा आप कंसेप्चुअली पढ़ा करो और या तो आप रट्टाफिकेशन के लिए पढ़ा करो, 2 ही ऑप्शंस है, और अधिकतर बच्चे वही दूसरा वाला ऑप्शन चूज करते हैं, रट्टाफिकेशन वाला, ठीक है? दैट्स ऑल। और मैं इसी डायग्राम को खोल के आपको फिर वो दिखा देती हूं, ठीक है? ये देखो बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या गोनापोफाइसिस कुछ इस तरीके से बना के रखे होंगे कॉकरोच के, ठीक है? तो जैसे मेल में होता है वैसे फीमेल में भी होती है, जिसे बोलते हैं फैलोमियर्स। फैलोमियर्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है? इनके पास भी फैलोमियर्स, उनके पास भी फैलोमियर्स, इट्स द सेम थिंग। आप इसे लिखिए, मैं एक बारी आपको क्विक रिवीजन करा देती हूं। फीमेल ऑल्सो हैज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फैलोमियर्स, गोनापोफाइसिस। ठीक है?
डन। हाँ, एनसीईआरटी कैटलिस्ट, फर्टिलाइजेशन और इसके बाद डेवलपमेंट के बाद, ठीक है। आप इसे डन कर लो। मैं एक बार क्विक आपको रिवाइज करा देती हूं, ठीक है। मेल के पास होता है टेस्टिस, आंखें बंद करके बेटा एक बार मेरे साथ पक्का कर लो ये टॉपिक, ठीक है, खत्म हो गया है। मेल के केस में होता है बेटा टेस्टिस, फीमेल के केस में होती है ओवरी, 4, 5, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, स्पर्म फॉर्मेशन, ओवा फॉर्मेशन, 1 पेयर ट्राइलोब्यूलर, 1 पेयर, ईच ओवरी हैज 8 ओवैरियोल, 1 ओवैरियोल, 1 एग, यानी कि टोटल एक ओवरी में 8 ओवैरियोल यानी कि 8 एग। ओवरी से निकलती है ओविडक्ट टू कैरी द एग। टेस्टिस से निकलता है वैज डिफरेंस टू कैरी द स्पर्म। दोनों वैज डिफरेंस फ्यूज करके बनाती है कॉमन इजैक्यूलेटेड डक्ट, जिसकी ओपनिंग होती है मैम मेल गोनोपोर। दोनों ओविडक्ट फ्यूज करके बनाती है मैम फीमेल कॉमन ओविडक्ट, जिसको बोला जाता है वजाइना, जिसकी ओपनिंग को बोला जाता है फीमेल गोनोपोर। मेल में होते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, इसका काम होता है स्पर्म को ग्लू करना, स्पर्मेटोफोर बनाना, और मैम इनका काम होता है नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स, स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, बेटा नरिशमेंट नहीं, नरिशमेंट मशरूम ग्लैंड करिए, स्टोरेज ऑफ द स्पर्म। इसके अलावा मैम इनके पास जो मेल एसेसरी ग्लैंड होता है मशरूम ग्लैंड, लॉन्ग टिब्यूल आउटसाइड, स्मॉल टिब्यूल इनसाइड, 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इसका काम होता है मैम नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। इसके अलावा मैम क्या है, इनके पास फैलिक ग्लैंड होती है, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने दिया हुआ नहीं है। जेनाइटल पाउच होता है, जिसके बारे में मैं पूरा बता चुकी हूं। और इसके अलावा होते हैं इनके पास बेटा गोनापोफाइसिस, या फिर बेटा फैलोमियर्स, या फिर हार्ड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल के केस में मैम कॉमन ओविडक्ट, वेजाइना की ओपनिंग को आपने बोला फीमेल गोनोपोर, और यहीं पे आपने बनाया एक स्ट्रक्चर जो कॉपुलेशन के वक्त अपने अंदर स्पर्म स्टोर करती है, जिसे बोलते हैं स्पर्मेथिके, जो 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, जो 1 पेयर होती है, एक फिलामेंटस, एक सैक लाइक। इनके पास होती है मैम जेनाइटल पाउच, जिसका अपर पार्ट होता है जेनाइटल चेंबर, लोअर पार्ट होता है वेस्टिबुलम, अपर पार्ट में ही सारी चीजों की ओपनिंग दिखती है। इनके पास होते हैं बेटा कोलेट्रियल ग्लैंड, लेफ्ट कोलेट्रियल ग्लैंड, राइट कोलेट्रियल ग्लैंड, जो बनाती है एग केस ऊथिका, 8 मिलीमीटर लॉन्ग, डार्क रेडिश ब्राउनिश ब्लैकिश स्ट्रक्चर कवरिंग ओवर द फर्टिलाइज्ड एग्स। एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं बेटा, अरेंज्ड इन 2 रोज। दैट्स इट, डन। पूरा बेटा 50 बार रिवाइज कराया। अब इससे ज्यादा तो बेटा आप स्पून फीडिंग की उम्मीद और आशा कृपया करके ना करें। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो इनकी कुछ है नहीं बेटा। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, तो मैम ऑब्वियस सी बात है कॉकरोच के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मैम स्पर्म बॉडी के अंदर रिलीज हुए, एग और स्पर्म बॉडी के अंदर फ्यूज हुए, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, स्पर्म्स या स्पर्मेटोफोर रिलीज्ड विद इन फीमेल कॉकरोच and fusion of sperm and ovum या ova occurs inside body इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए क्या बोला जाता है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और आप सबको अभी पता चल चुका है कि मैम जब ये फर्टिलाइज्ड एग होगा, इसके ऊपर हमने क्या बना दिया था बेटा, एग केस। एग केस जिसे आपने ऊथिका बोला। तो कभी भी कॉकरोच की बॉडी के अंदर फिर फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर होगी, पर फिर मैम फर्टिलाइजेशन होने के बाद उन फर्टिलाइज एग्स के ऊपर मैम एग केस बना, एग केस बना, ऊथिका बना। कॉकरोच अपनी बॉडी से ऊथिका बाहर निकालती है, ऊथिका बाहर निकालती है, पर एक बारी में कितने ऊथिका बाहर निकालती है, एक बारी में 9 से 10 ऊथिका बाहर निकालती है बेटा। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। कॉकरोच रिलीजेस 9 to 10 ऊथिका
फ्रॉम द बॉडी इन डैम्प, यानी कि थोड़े से गीले एरिया में, डैम्प, क्रैक्स, एंड इन वन ऊथिका, एक ऊथिका में जैसे कि आपने लिखा 14 से 16 अंडे होते हैं। आपको समझ में आई बात? ये डेटा आप फर्टिलाइज्ड एग लिखो। आप ना बेटा ये डेटा उल्टा कर देते हो, ऊथिका कितना रिलीज हुआ और फर्टिलाइज्ड एग उसके अंदर कितने हैं, आप बेटा ये उल्टा कर देते हो। आप ध्यान रखो, अंडे हमेशा 16 तो जा ही सकते हैं, क्योंकि टोटल बेटा आपकी 16 ओवैरियोल है, तो अंडे 16 हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक बारी में कितना बेटा बॉडी से बाहर ऊथिका निकला? 9 से 10। एक ऊथिका की लेंथ कितनी थी? 8 mm, और एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स है। समझ में आ गई बात? ये डेटा उल्टा नहीं करना है। समझ में आ गई बात? अब मैम इनकी जो डेवलपमेंट बताई हुई है बहुत तगड़ी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट जो बताई हुई है, कॉकरोच को बोला जाता है एक पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट। कॉकरोच को बोला जाता है एक पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट। कॉकरोच को बोला जाता है एक पोरोमेटाबोलस टाइप ऑफ इंसेक्ट। बेटा डेवलपमेंट ना अलग अलग तरीके की होती है। कई होते हैं ए मेटाबोलस, कई होते हैं हेमी मेटाबोलस, कई होते हैं पोरोमेटाबोलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोरोमेटाबोलस? पोरोमेटाबोलस का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसी डेवलपमेंट जहां आपको, जैसे यहां पे मैं आपको पहले समझा देती हूं, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज आता है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे अपने पास कपड़े हैं, बचपन में आपको एक सेट ऑफ कपड़े पहनाए गए होंगे, आज आपके वो कपड़े फिट नहीं आते हैं क्योंकि आपका साइज बड़ा होता गया। तो कॉकरोच के भी एक कपड़े थे, कॉकरोच के भी एक कपड़े थे ना यार। कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन, काइटिनस, क्यूटिकल, क्यूटिकल जिसमें काइटिन था, हार्ड क्यूटिकल, है ना। अब वो कपड़े बेटा देखो, वो ऐसे समझना, ऐसे समझना, ये इसका फर्टिलाइज्ड एग था जो इनके ऊथिका के अंदर था, ये इनका फर्टिलाइज्ड एग था, है ना। इससे बनते हैं बेटा निम्फ, और निम्फ से बनता है, निम्फ से बनता है इनका एडल्ट। समझना, ये इनकी डेवलपमेंट होती है। निम्फ इज नॉट लार्वा, ये कभी भी मत बोलना। निम्फ लार्वा नहीं होता बेटा, लार्वा अलग होते हैं। जैसे आपने टैडपोल पढ़ा, जैसे आप बेटा बटरफ्लाई के केस में लार्वा देखते हो, ये निम्फ है। निम्फ इज छोटू सा कॉकरोच, निम्फ इज वेरी मच सिमिलर टू एडल्ट। निम्फ और एडल्ट को देखोगे तो शक्ल सूरत आपको देख के लगेगा कि भाई ये तो छोटा वर्जन है। निम्फ जो है काफी हद तक एडल्ट कॉकरोच जैसा ही दिखता है, ऐसा नहीं कि आप कभी पहचान ही ना पाओ। जैसे अगर किसी को फ्रॉग के बारे में ना पता हो तो वो टैडपोल को देखेगा तो कतई कभी जीवन में नहीं बता सकता बेटा कि वो फ्रॉग बनेगा आगे जाके। समझ रहे हो मेरी बात? तो उनका लार्वा है, बट इनके केस में आप निम्फ बोलते हो। निम्फ इज बेबी कॉकरोच। बेबी कॉकरोच और एडल्ट कॉकरोच में कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे बेबी कॉकरोच के पास विंग्स नहीं होती, एडल्ट कॉकरोच के पास विंग्स होती हैं। बेबी कॉकरोच के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड नहीं होते, एडल्ट कॉकरोच के पास होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि भाई आप जीवन में बता नहीं सकते कि भाई ये आगे जाके कॉकरोच बनने वाला है क्या। आप बहुत क्लियरली बता सकते हो बेटा, देख के बता सकते हो, मतलब शक्ल सूरत काफी कुछ सिमिलर है। लेकिन मैम प्रॉब्लम ये है ना, निम्फ को एडल्ट बनने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। करता है कॉकरोच मोल्टिंग, मोल्टिंग या फिर एक्डाइसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्टिंग और एक्डाइसिस? मतलब अपने कपड़े उतारना। कॉकरोच के कपड़े क्या है? उसका एक्सोस्केलेटन। तो वो ना जैसे जैसे ग्रो करता है, जैसे बेटा ये निम्फ नंबर 1 है, ये निम्फ नंबर 1 है, इसके बाद बनेगा बेटा निम्फ नंबर 2, फिर बनेगा निम्फ नंबर 3, निम्फ नंबर 4, निम्फ नंबर 5, निम्फ 6, निम्फ 7, निम्फ 8, निम्फ 9। समझना बेटा, निम्फ 10,
एक्चुअल में ये धीरे धीरे करके बड़ा होता रहता है ना, तो पहले छोटा निम्फ था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसने अपने कपड़े उतारे, मतलब एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ किया, जिसे बोला जाता है मोल्टिंग या एक्डाइसिस। क्यों शेड ऑफ किया? क्योंकि मैम अब वो उसको फिट नहीं आ रहा है ना, वो बड़ा हो रहा है, तो ये जो मोल्टिंग कर रहा है इसे बोलते हैं मोल्टिंग या एक्डाइसिस। तो इसने किया ये फर्स्ट मोल्टिंग, ये किया इसने फर्स्ट मोल्टिंग, फिर निम्फ 2 बना, अब मैम उसके कपड़े छोटे पड़ रहे थे तो इसने किया सेकेंड मोल्टिंग, फिर मैम निम्फ 3 बन गया, अब निम्फ 3 के भी कपड़े छोटे पड़ रहे हैं तो इसने किया मैम फोर्थ मोल्टिंग। ऐसे करते करते बेटा वो कितनी बार मोल्टिंग करता है, उसको करना पड़ता है 13 टाइम्स मोल्टिंग, उसको करना पड़ता है 13 टाइम्स मोल्टिंग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहां फिफ्थ, यहां सिक्स्थ, है ना, समझ रहे हो बेटा? उसको करना पड़ता है 13 टाइम्स मोल्टिंग, तब जाके बेटा वो बनता है आगे जाके एडल्ट। अरे यहां वही थर्ड वाला मिस हो गया ना, तभी मैं सोचूं यहां फिफ्थ कैसे आ गया। थर्ड वाले में थर्ड, फिर फोर्थ मोल्टिंग, फिर फिफ्थ मोल्टिंग, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, फिर एट्थ, फिर नाइन्थ, फिर 10th, निम्फ नंबर 11। आपको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी, बट जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये इतना बड़ा बना दिया। निम्फ 12, निम्फ 13, ठीक है। ये 11th मोल्टिंग, ये 12th मोल्टिंग, और आगे जाके बेटा ये बनेगा 13th मोल्टिंग से, यानी कि इसने किया बेटा 13 टाइम्स मोल्टिंग, 13 बार मोल्टिंग की, 13 बार मोल्टिंग की, तब जाके बनता है एडल्ट। इस तरीके से ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस जो हुई, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस जो हुई, मोल्टिंग जो हुआ, यानी कि अपने एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करना, इस तरीके से बेटा वो बनता है एडल्ट कॉकरोच। ये कितने सारे निम्फ बने ना बेटा, कितने सारे बेटा निम्फ बने, लेकिन निम्फ के पास विंग्स नहीं होती, एडल्ट के पास विंग्स होती हैं, बाकी शक्ल सूरत मोस्टली सेम है। ये वाली बात बेटा हम लिख लें, ये वाली बात बेटा एक बारी हम लिख लें, ठीक है, चलो लिखें इसको। निम्फ undergoes molting for 13 times to finally form an adult, ठीक है। nymph looks very much like adult cockroach, only that nymph doesn't have wings, adult has wings, ठीक है। एक लाइन जो आप लोग बेटा स्किप करते हो, है ना, देखो,
एक चीज समझना बेटा, एनसीईआरटी कहती है द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स। जो हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं, स्पेशली स्पैमिंग के चक्कर में, और फिर पेपर में आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं। इसने बेटा 13 बार मोल्टिंग की। ये निम्फ 1, निम्फ 2, निम्फ 3 दिखा रही है। ये फर्स्ट मोल्टिंग थी, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ मोल्टिंग, ये सिक्स्थ मोल्टिंग, ये 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 13th। हमने बोला कि एडल्ट के पास विंग्स होती है, निम्फ के पास विंग्स नहीं होती, पर विंग्स जहां से निकलते हैं, विंग पैड्स, वो आपको निम्फ में दिखता है नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज। नेक्स्ट टू लास्ट, लास्ट निम्फल स्टेज कौन सा है बेटा? 13th। नेक्स्ट टू लास्ट का मतलब होता है सेकेंड लास्ट निम्फल स्टेज, यानी निम्फ नंबर 12। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलती है बेटा एनसीईआरटी? नोट डाल के हम लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स, और नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज का मतलब होता है बेटा द सेकेंड लास्ट निम्फल स्टेज। सेकेंड लास्ट निम्फल स्टेज इज निम्फ नंबर 12। सेकेंड nymph stage has wing pads, but only adult has wings. But only adult has wings. इसे फटाफट नोट कर लो बेटा, आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। ठीक है? यस, एक दो बातें मैं आपको क्लास में बोल के जाऊंगी जरूर, क्योंकि आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है? और इसका फल आपको बेटा बोलते हैं ना, कर्म का फल मिलता है, सबको मिलता है। आप जैसा करेंगे आप वैसा भरेंगे। आप कितनी भी बेशर्मी मचाइए कमेंट्स में, ठीक है? ड्रॉपर से तो हमें उम्मीद भी होती है। आप ऐसे ही बेटा वेट करते रह जाएंगे, बैच पे बैच, बैच पे बैच, और स्पैम करते रह जाएंगे। खूब करिए बेटा, खूब करिए, बट मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है? आप करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कर्म है। आप करना है बकवास, अरे खत्म कर दो, छुट्टी कर, अबे भाड़े में जाओ यार, भाड़े में जाओ। मैं नहीं करा रही कोई तुम्हें एनसीईआरटी कैटलिस्ट, मैं नहीं करा रही क्वेश्चन प्रैक्टिस, करते रहो तुम स्पैम। पढ़ने वाले बच्चों को कराया जाता है, जो पढ़ने की इच्छा से आता है। अरे तुम डॉक्टर बनोगे भाई? देखा है अपना पेशेंस, देखा है तुमने? तुम किसी लायक हो? तुम एक हॉस्पिटल में एक जो सबसे लीस्ट एफर्ट वाला काम होगा ना, तुम वो करने के लायक नहीं हो भाई। तुम डॉक्टर बनोगे? शर्म है तुम्हारे अंदर? मैंने अभी तक इस साल किसी बैच में गुस्सा नहीं किया भाई। तुम्हारे बैच में भी मैं बहुत पेशेंस के साथ तुम्हें डील कर रही थी। मैंने कहा छोटे बच्चे हैं भाई, सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। काम डाउन समाप्ति, काम डाउन, डोंट टेक स्ट्रेस। बट यार मैं कह रही हूं एटीट्यूड ही नहीं है पढ़ने वाला। अबे छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो। अबे तुम छुट्टी लो ना यार, छुट्टी जाओ। तुम्हें क्या लोड क्या है? तुम छुट्टी लो, जाओ। तुम्हें किसी ने बांध के रखा है बेटा? ये बताओ, बताओ, तुम्हें किसी ने बांध के रखा है? तुम कहो तो नहीं पढ़ाएंगे। तुम्हारी जो बेटा लेक्चर्स होना है तुम पढ़ते रहो। जूलॉजी कैंसिल कर दो भाई, पढ़ो जहां जाके पढ़ना है, जिससे पढ़ना है। एनसीईआरटी की रीडिंग खुद करके आना, होमवर्क है, मैं करा नहीं रही हूं आपको। खुद से थोड़ी मेहनत करो और एनसीईआरटी की रीडिंग खुद से करके आओ। कोई कैटलिस्ट मैं आज नहीं करा रही हूं, क्योंकि आपको छुट्टी चाहिए। आप छुट्टियां मनाइए, हॉलीडे मनाइए जीवन में, इसी से बेटा आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? इसको डिलीट कर दिया जाएगा, देखा जाएगा आप डिजर्व करते हैं इस चीज को या आप डिजर्व नहीं करते हैं। अब अगली क्लास में देखा जाएगा। जो बेटा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी की रीडिंग है वो आप खुद से करके आइए। ठीक है? मैं बेटा आप लोगों की वजह से नहीं नहीं नहीं, काम डाउन क्या होता है भाई? काम डाउन क्या होता है? तुम खड़े होके पढ़ाओ यहां पे। अरे बेटा एक होता है कि पढ़ने वाला एटीट्यूड, तुम लगे पड़े हो भाई, तुम यही चाहते थे। लेकिन तुम ये मत सोचो, सुनो मेरी बात, तुम ये मत सोचो कि ये कुछ 1% लोगों की वजह से मेरा पढ़ाने का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। भाई मेरे पढ़ाने का एटीट्यूड वही रहेगा। तुमने शायद मेरे 5 मिनट खराब कर दिए, बच्चों के 5 मिनट खराब कर दिए। शायद एनसीईआरटी कैटलिस्ट के क्वेश्चन हम आज कर लेते, तपस्या सीरीज हम बाद में कर लेते। तुम सिर्फ इतना ही कर पाओगे, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है?
ऐसा थोड़ी है कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी या पढ़ाऊंगी नहीं, लेकिन यार थोड़ी सी ड्रॉपर हो तुम लोग यार, तुम थोड़ा सोचो इस चीज को। एक साल दिया है तुमने, 12th के बाद एक और साल दिया है, शायद एक ड्रॉप के बाद एक और साल दिया है। तुम सोचो बेटा तुम लाइफ के किस पोजीशन पे हो, और तुम फिर वही हरकतें कर रहे हो जिसकी वजह से तुम यहां आए थे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे ऐसी स्पैमिंग दिख रही थी कि पढ़ना ही नहीं चाहता है बच्चा। यार क्या करूं, इतना अच्छा एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि एक एक चीज तुम्हें क्लियर हो, लेकिन यू आर डिसइंटरेस्टेड। एक डिसइंटरेस्टेड बैच को कैसे पढ़ाया जाए? और हालांकि मेरे को पता है कि इट्स जस्ट 1% ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट इवन 1%, 0.1%, बट यार ऐसे नहीं चलता है बेटा, पढ़ाई करो, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है? नहीं, मैं एनसीईआरटी कैटलिस्ट अभी नहीं कराऊंगी बेटा, नो। आप सबसे पहले इस चीज को पढ़ के आइए। आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, टीचर आपके छोड़ के गए बेटा, आप तो पूरा एकदम बवाली मचाने में लगे हुए हैं। और वो आपका प्रॉब्लम वो नहीं है, आपका प्रॉब्लम है आपको पढ़ना ही नहीं है, आपका प्रॉब्लम है छुट्टी, आपका प्रॉब्लम है आपको छुट्टी चाहिए। हे भगवान, क्या करोगे यार? बेटा प्लीज पढ़ने का एटीट्यूड लेके आओ, सबको पढ़ने दो। एंड अगले बार से चैट्स ऑफ कर दी जाएंगी, ठीक है? क्योंकि मैं ना डांटती हूं ना मैं डांटना चाहती हूं, मैं खुश मिजाज व्यक्ति हूं, हंसते खेलते रहती हूं, हंस हंस के पढ़ाना चाहती हूं, और वही बेटा मेरे को करना है आपके साथ में। तुम्हारे वजह से बाकी बेचारे मेरे प्यारे इनोसेंट बच्चे यार, उनका क्या होगा जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं बेचारे, है ना? तो पढ़ाई कीजिए। हम क्या करेंगे, नहीं आज तो बेटा वैसे भी कंटिन्यू नहीं हो सकता, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। सैटरडे वाले दिन आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास रखी जाएगी, और सैटरडे वाले दिन हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम कल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी कैटलिस्ट, इससे रिलेटेड तपस्या, जितने भी हमारे बेटा 70 अप्रॉक्स 60-70 क्वेश्चंस थे, वो हम सैटरडे वाले दिन आपके लिए रखेंगे। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तब तक आपको थोड़ा समय भी मिल जाएगा, आप पूरा चैप्टर थॉरोली पढ़ लेना। एनिमल टिश्यूज, क्या बोलते हैं, कॉकरोच एंड फ्रॉग, हम पूरे चैप्टर का, इसमें से कुछ एनसीईआरटी कैटलिस्ट के भी क्वेश्चंस थे, और कंप्लीट पूरे वो तपस्या सीरीज पीवाईक्यूज, इनके भी क्वेश्चंस हैं, वो हम सैटरडे वाले दिन करेंगे। नहीं, आपका बेटा 3:30 बजे से क्लास भी है, और इतनी बेटा मैं रफ्तार से सिर्फ ऐसे ऐसे टाइम पास करने के लिए करा दूं वैसे तो नहीं होगा ना बेटा, पढ़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है ना? तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम सैटरडे कवर करेंगे। आप जो रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी है वो पढ़ के आइए, और बेटा मन लगा के पढ़िए, कृपया करके हमारे एफर्ट्स को भी वेस्ट मत जाने दीजिए। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपको हमसे डबल नहीं ट्रिपल 10 टाइम्स ज्यादा मेहनत करनी है बेटा, 10 टाइम ज्यादा मेहनत। एटीट्यूड पॉजिटिव लेके आओ, और टेंशन ना लो, मैं कोई गुस्सा नहीं हुई हूँ। इससे पहले कि तुम ये सोचो कि मैम गुस्सा हो गई है, मैं भाई गुस्सा नहीं हुई हूँ, पढ़ाने के लिए आई हूँ, पढ़ा के जाऊंगी, सिलेक्शन करवा के जाऊंगी। तुम चिल रहो, बिंदास रहो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसे लोग मिलते रहते हैं जीवन में। आज मैंने एक चीज सीखी है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। सैटरडे वाले दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टाटा बाय बाय, और बेटा कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रीदिंग वाला, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।